जहाँ पे भी ऑर्डर इंपॉर्टेंट है वहां पे हम यूज करते हैं RNN, रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क। ठीक है। बट बिफोर मूविंग अहेड, सो दिस वीक आपके इंटरव्यू हुए थे, राइट? तो हाउ वाज एक्सपीरियंस? कैसा रहा एक्सपीरियंस? So preparation was not to that level, but it was a good experience. ओके, ठीक है। मतलब क्या लगता है आपको, खुद को क्या लगता है क्या क्या इंप्रूवमेंट होनी चाहिए? ठीक है, वहां पे आपको जैसे मैंने लास्ट टाइम कहा था, आपको 3 पैरामीटर के ऊपर जज किया गया है। एक, अंडरस्टैंडिंग एंड नॉलेज। तो जस्ट मैं स्क्रीन शेयर करके बताता हूँ। एंड ये रिजल्ट आज या फिर टुमारो मॉर्निंग तक आपके ग्रुप पे आ जाएगा। तो उसमें आप चेक कर सकते हैं। अभी जनरली क्या होता है, मंडे आफ्टरनून में ही आता है, बट फॉर सम टेक्निकल इश्यूज अभी क्या होगा, मोस्ट प्रोबेबली टुमारो मॉर्निंग तक आपको पता चल जाएगा कि आपका रिजल्ट क्या है, मीन्स आपको क्या पॉइंट्स मिले। तो आपको पॉइंट 3 पार्ट्स में कंसिडर होंगे। एक, अंडरस्टैंडिंग एंड नॉलेज। ठीक है, आपकी अंडरस्टैंडिंग कितनी है जो भी टॉपिक थे, एंड उसके ऊपर आपका नॉलेज कितना है, इसके ऊपर रहेंगे आपको 10 पॉइंट्स। आउट ऑफ 10 मार्क्स मिलेंगे। देन आफ्टर दैट प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन के लिए आपको मिलेंगे 5 मार्क्स, मतलब आपने कैसे प्रेजेंट किया या फिर आप कैसे ड्रेस थे, राइट? इंटरव्यू में वो सारी चीजें भी मैटर करती है। एंड फाइनली रहेगा आपका कम्युनिकेशन। इस कम्युनिकेशन के लिए आपको रहेंगे मार्क्स आउट ऑफ 5। तो ऐसे टोटल 20 मार्क्स आपको वहां पे मिलेंगे। एंड वहां पे प्रॉपरली मेंशन किया जाएगा अंडरस्टैंडिंग एंड नॉलेज के लिए आउट ऑफ 10 आपको कितने मिले हैं, प्रेजेंटेशन का कितना मिला है, कम्युनिकेशन का कितना मिला है। ठीक है। एंड देन उसके बाद एक और वहां पे फील्ड रहेगी, दैट इज स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट। मतलब आपको एग्जैक्टली exactly क्या इंप्रूव करने की जरूरत है। ठीक है। तो मे भी आपको वहां पे बताया जाएगा कि आपका थियरी अच्छा है बट प्रैक्टिस की जरूरत है, या फिर हो सकता है आपका कंसेप्ट क्लियर है बट आप प्रॉपर उसे डिलीवर नहीं कर पा रहे हो, कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हो, राइट? या फिर आपको किसी स्पेसिफिक टॉपिक की अंडरस्टैंडिंग है बट हैंड्स ऑन नहीं है। तो ये सारी चीजें एग्जैक्टली आपको क्या प्रॉब्लम था, वो स्कोप ऑफ इंप्रूवमेंट में आपको कमेंट मिलेगी। तो आपको क्या करना है, इन नॉलेज के ऊपर खुद को एनालाइज करना है कि आपको कहाँ पे इंप्रूव करने, कितना एंड कितना इंप्रूव करने की जरूरत है। देन स्कोप ऑफ इंप्रूवमेंट में आपको आपके स्पेसिफिक आइडिया मिल जाएगी कि आपको ये सारी चीजें करनी है। तो नेक्स्ट इंटरव्यू में इन सारी एरर्स को आपको अवॉइड करना है। ठीक है। एंड बहुत सारे लोगों ने अच्छे से परफॉर्म किया है। आई हैव सीन द रिजल्ट। तो टुमारो आपको सब कुछ, मीन्स आपका जो भी रिजल्ट है वो मिल जाएगा। स्टिल जिनका भी रिजल्ट आया है, आपको क्या करना है, इन सारे पैरामीटर के ऊपर खुद को चेक करके देखना है कि आपको क्या इंप्रूवमेंट की जरूरत है। ठीक है। ओके, एनीथिंग एल्स, एनी अदर क्वेश्चन? यस। या सो इसी इसी तरीके से आपको प्रैक्टिस होती जाएगी। जैसे अभी इतना ही लिमिटेड सिलेबस है, नेक्स्ट में थोड़ा और हम इंक्रीज करेंगे सिलेबस को, उसमें पाइथन के एक दो कंसेप्ट इंक्लूड करेंगे। ठीक है। इससे क्या होगा, एट द एंड आपको कंप्लीट क्या होना चाहिए, रेडीनेस होनी चाहिए फॉर इंटरव्यू। जितने जैसे हमारा क्लास एंड होता आएगा, सो क्लास के एंड में एक टोटल 45 मिनट्स का आपका इंटरव्यू रहेगा। एंड उस 45 मिनट्स के इंटरव्यू में आपको एंड टू एंड चीजें इंटरव्यू में पूछी जाएगी विथ यूर रिज्यूम ऑल्सो, रिज्यूम, प्रोजेक्ट, एवरीथिंग। ठीक है। यस, जो एक्स्ट्रा नोट्स की फोल्डर है, उस एक्स्ट्रा नोट्स की फोल्डर में ऑलरेडी सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन के लिए रिसोर्सेस, प्रॉम्प्ट सब कुछ प्रोवाइड किया गया है। जस्ट वहां पे आप चेक कर सकते हैं। ठीक है। सो इतना मे भी आपको टोकनाइजेशन, लेमाटाइजेशन इतना ही कोड पूछा जाएगा। आपको उतना डीपर लेवल पे कोई कोड नहीं पूछा कि न्यूरल नेटवर्क बिल्ड करो वगैरह, इस टाइप के क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं। ठीक है। ऑल राइट। ठीक है, एनीथिंग एल्स? ठीक है। तो हम क्या करते हैं, जस्ट जो हमने अभी तक देखा था उसको रिवाइज करेंगे पहले फॉर ANN।
एंड आफ्टर दैट विल मूव ऑन टू द आरएनएन। आरएनएन एग्जैक्टली क्या है, उसकी जरूरत क्या है। तो इस वीक में आपका जो एनएलपी का पार्ट था वो सारा कंप्लीट होना चाहिए। एएनएन क्या है, एएनएन तो हो गया हमारा, आरएनएन, एलएसटीएम, जीआरयू, ठीक है, ये सारा पार्ट कवर हो जाएगा। एंड देन हम एक एनएलपी के ऊपर एंड टू एंड प्रोजेक्ट देखेंगे, जिसमें हम फ्रॉम डेटा गैदरिंग, एक्चुअली फ्रॉम प्रॉब्लम अंडरस्टैंडिंग, राइट, आप क्लाइंट के साथ कैसे कम्युनिकेट कर सकते हैं, प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड कैसे करेंगे, देन होल थिंग आपको मॉडल कैसे बिल्ड करना है फ्रॉम डेटा गैदरिंग टू ऑल द थिंग्स, ठीक है। एंड टू एंड प्रोजेक्ट देखेंगे एंड सेम प्रोजेक्ट आप आपके रिज्यूम में भी शो कर सकते हैं। तो दिस वीक मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट वीक तक, मे बी नेक्स्ट वीक में 1-2 दिन लग सकते हैं, क्योंकि प्रोजेक्ट के लिए 2-3 दिन लगेंगे, ठीक है। तो इस वीक कंप्लीट होके तो आपके पास एक प्रोजेक्ट रेडी हो जाएगा। आपके पास मोर देन 2.5 या फिर 3 से ज्यादा ईयर्स का एक्सपीरियंस है, तो आपको सारे जेएनआई के ऊपर प्रोजेक्ट आप शो नहीं कर सकते। एटलीस्ट एक मशीन लर्निंग एनएलपी के ऊपर प्रोजेक्ट चाहिए, तो आपको एनएलपी का प्रोजेक्ट यहीं पे मिल जाएगा, ठीक है। तो जैसे ही ये एनएलपी का प्रोजेक्ट आपका कंप्लीट होता है, तो मे बी नेक्स्ट वीक, ठीक है, नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीक, सो दिस वीकेंड ने नेक्स्ट वीकेंड पे जो 8 मार्च पे वीकेंड होगा, उस मार्च पे मैं आपके मॉक ग्रुप के साथ कनेक्ट करूंगा। एंड वहां पे आपको आपका एक्सपीरियंस कितना है, राइट, रियल कितना है या फिर आपने लगाया कितना है, ऑल द थिंग्स, एंड उसमें आपको कितने प्रोजेक्ट होने चाहिए फॉर दैट पर्टिकुलर एक्सपीरियंस, वो चीजें हम डिस्कस करेंगे। तो उसके लिए आपको अभी से प्रिपरेशन करनी चाहिए। कंसिडर आपका 3.5 का एक्सपीरियंस है, तो एटलीस्ट आपको 3-4 प्रोजेक्ट्स लगाने पड़ेंगे, राइट। तो 3-4 प्रोजेक्ट, उसमें 2 जेएनआई के होंगे या फिर 3 जेएनआई के लगा सकते हैं, बट एटलीस्ट एक प्रोजेक्ट आपको जहां पे भी मोर देन 2.5 का एक्सपीरियंस है, आपको एक प्रोजेक्ट दूसरा लगाना होगा। आप एनएलपी का लगा सकते हैं, मशीन लर्निंग का लगा सकते हैं, तो वो प्रोजेक्ट भी आप फाइंड आउट करना स्टार्ट कर सकते हैं। एनएलपी का तो क्लास का ही एज इट इज लगाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट अगर आप एनएलपी मशीन लर्निंग का लगाना चाहते हैं, तो आपको एक प्रोजेक्ट फाइंड आउट करना है, देन आप वो प्रॉब्लम स्टेटमेंट मेरे साथ शेयर कर सकते हैं, सो दैट वो इंडस्ट्री लेवल है या नहीं, आप यूज कर सकते हैं या नहीं, ये मैं आपको बता सकता हूँ, ठीक है। बट आपको ये सारी चीजें अभी आपके पास में भी 1 और 2 वीक है ये सारी चीजें करने के लिए, तो उसी 1 और 2 वीक में आपको पाइथन मशीन लर्निंग का जो भी रिवीजन करना है उसको प्रिपेयर करके रखें, ठीक है। एंड देन नेक्स्ट 15 डेज या फिर नेक्स्ट 3 वीक में हमारा एक और जेएनआई का प्रोजेक्ट होगा। देन आफ्टर दैट, मतलब अभी आफ्टर 1 मंथ आप कंसिडर कर सकते हैं, आप अप्लाई करना स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। अभी आपके पास 1 मंथ है, 1 मंथ के बाद आप अप्लाई करना स्टार्ट करेंगे, तो उसके लिए आपको क्या प्रिपरेशन चाहिए, राइट। सो फर्स्ट डे पे मैंने आपको जैसे बताया था कि अगर आपका पैकेज इतना है, आपको ये सारी चीजें करनी पड़ेगी, राइट। अगर आपका एक्सपेक्टेड पैकेज इतना है, तो आपको ये सारी चीजें करनी पड़ेगी। तो उस एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंगली आपको न्यू थिंग्स क्या क्या लर्न करनी है, राइट, इवन कौन सी चीजों का रिवाइज करना है, तो उसके लिए प्रॉपर प्लान बनाइए एंड स्टार्ट वर्किंग। अगर स्टिल आपने स्टार्ट नहीं किया, एंड आई हैव सीन बहुत सारे ग्रुप मॉक अटेंड नहीं कर रहे, मॉक जो भी आपका मॉक ग्रुप डिस्कशन होता है, राइट, क्योंकि उसी डिस्कशन से आपकी सारी चीजें कवर होगी। आपका इवन जो रिवाइज करना है या फिर न्यू थिंग्स आपको सीखनी है, वो सब कुछ आप यहीं पे कर सकते हैं, तो ये आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा, ठीक है। ऑल राइट, तो प्रॉपर सारे ग्रुप्स को अटेंड करना स्टार्ट करना ही है। एंड जिनके भी ग्रुप के साथ मे भी टाइमिंग का इश्यू हो रहा है, कुछ और इश्यू हो रहा है, यू कैन कॉन्टेक्ट मी, आई विल अरेंज अनदर ग्रुप फॉर यू, मतलब जो आपके टाइमिंग वगैरह के अकॉर्डिंगली परफेक्टली बैठता है, ठीक है। यानी इसी मॉक में आप जो डिस्कशन करते हैं, जो आपके फ्रेंड के साथ डिस्कस करेंगे, जो आप रिवाइज करते हैं पाइथन का या फिर किसी और चीजों का, वो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगा, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंगली आपको प्रिपेयर करना स्टार्ट कर देना है, ओके, ठीक है। सो दिस इज द वन थिंग, अभी आपके पास 1 मंथ है अप्लाई करने के लिए, तो 1 मंथ में आपको जो भी चीजें कवर करनी है, आपको मशीन लर्निंग चाहिए, पाइथन चाहिए और समथिंग एल्स चाहिए, उन सारी चीजों के लिए वेल प्रिपेयर होना है आपको विद इन अ वन। सो 1 मंथ तक आपके 2 प्रोजेक्ट हो जाएंगे, 2 प्रोजेक्ट विथ डिप्लॉयमेंट आपका हो जाएगा, तो आप कंप्लीट एंड टू एंड एप्लीकेशन उनको इंटरव्यू में एक्सप्लेन कर सकते हैं, एंड जितना आपको नॉलेज चाहिए ऑलमोस्ट उतना नॉलेज आपको आ जाएगा, ठीक है। देन नेक्स्ट और कुछ एक्स्ट्रा चीजें एजेंटिक वगैरह हम स्टार्ट करेंगे आफ्टर दिस मंथ, ऑल राइट।
तो हमने ANN देखना स्टार्ट किया था, आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क। क्या होता है ANN एंड ANN कैसे वर्क करता है? यस, हाउ ANN वर्क? इसका ANN, basically in ANN, the concept comes from the human neurons, like particularly the connection between the neuron. There are 3 layers in neural network. First, prime input layer, hidden layer, and output layer. When data come into input layer and passes through the output layer is called forward propagation, and during this pass, model will predict. Then after prediction, we will calculate the loss, and after calculating the backward propagation will help to update the weight and bias. यस, राइट। तो सिंपली आपका फॉरवर्ड प्रोपगेशन, बैक प्रोपगेशन, वेट अपडेशन, ये सारी प्रोसेस क्या होते हैं, कैसे होते हैं, हमने देखा था। एंड ANN जो होता है उसे हमने फीड फॉरवर्ड नेटवर्क कहा था। उसका रीजन क्या है, व्हाई इट इज फीड फॉरवर्ड? क्योंकि उसमें इनपुट से डेटा ओनली आउटपुट की तरफ फ्लो हो रहा है, राइट। देन बैक प्रोपगेशन में हम ओनली ग्रेडियंट्स कैलकुलेट करें, तो डेटा कुछ बैकवर्ड फ्लो हो रहा है क्या? नो, इसीलिए उसे हम बोलते हैं फीड फॉरवर्ड नेटवर्क। फीड फॉरवर्ड मतलब वो नेक्स्ट लेयर तक जा रहा था। एंड देन इसी के साथ हमने कुछ नेटवर्क को ट्रेन किया था यूजिंग टेंसर फ्लो। तो टेंसर फ्लो में क्या स्टेप्स थी? यस, जब हम टेंसर फ्लो में न्यूरल नेटवर्क बिल्ड करेंगे तो कुछ स्टेप्स देखा था हमने। क्या स्टेप्स है? Defining the model, then adding layers and neurons, compiling the model, specifying a loss function or optimizer, then fit the model and evaluate. यस, राइट। सिंपली पहले डिफाइन करेंगे जितने न्यूरॉन्स लेयर्स ऐड करेंगे, फाइनली कंपाइल द मॉडल एंड फिट द मॉडल। तो ये सारी स्टेप्स हमने देखी थी। देन उसके बाद जब आप मॉडल को ट्रेन करने जाते हैं तो हमने 4 मेजर चैलेंजेस फेस किए थे। फर्स्ट, अंडर फिटिंग, ओवर फिटिंग एंड वेनिशिंग एंड एक्सक्लूडिंग ग्रेडियंट। तो पहले अंडर फिटिंग एंड ओवर फिटिंग क्या होता है एंड उन दोनों को हम कैसे हैंडल कर सकते हैं? Overfitting is nothing but model perform well on trained data, but it doesn't perform well on test data. Whereas in underfitting, it doesn't perform on train as well as test data. For the avoiding that, we can go with the regularization techniques, dropout layer, or we can say early stopping. Right. And then underfitting Vanishing gradient is nothing but the weight updation will get same at the time. W new or W old equal to 0. That's why neural network or neuron will not learn more. That's why dying neuron problem will get occur, and that is nothing but the vanishing gradient, we can say. Yes, and how to handle vanishing gradient? So we can go with the with the help of optimizer functions. With the help of optimizers we can handle the vanishing gradient problem with the help of ReLU activation function or with the help of optimizers. Okay, and any other methods? Normalization. Yes, right. Layer normalization, based normalization, ये भी हम क्या कर सकते हैं? Then what is exploding gradient and how to handle that? एक्सप्लोडिंग मतलब जो वैनिशिंग में हो रहा था उसका अपोजिट। वैनिशिंग में बहुत ही स्मॉल हो रही वैल्यू, यस, वैल्यू लार्ज बनती जाती है, दैट इज एक्सप्लोडिंग। एंड उसको हैंडल करने के जस्ट एक ही टेक्निक देखी थी हमने, दैट इज Gradient clipping. ग्रेडियंट क्लिपिंग, राइट। तो ये सब कुछ हमने देखा। एंड अंडर फिटिंग का भी बाकी। अंडर फिटिंग में क्या हो रहा है, मतलब मॉडल ठीक से लर्न नहीं कर रहा है, राइट, ना वो ट्रेनिंग डेटा के ऊपर परफॉर्म कर रहा है, ना ही टेस्टिंग के ऊपर। सो अंडर फिटिंग हैंडल करने के लिए क्या क्या मेथड्स थी? Increase number of epochs. Yes, more epoch. Provide sufficient data to learn model. Yes, more data. Again, complexity भी improve कर सकते हैं, increase कर सकते हैं, right? या
तो इन सारी मेथड से हम क्या करेंगे, हमने देखा था कि क्या हो रहा है, किस तरीके से जो भी आपका न्यूरल नेटवर्क है हम ट्रेन कर सकते हैं, जो भी चैलेंजेस आएंगे उसको हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इसको जस्ट एक बार देख लेते हैं। देन इन इसी मेथड की वजह से क्या, जब हम जो ऑर्डर डेटा है या फिर जिसे हम सीक्वेंशियल डेटा बोलते हैं, उस डेटा को हम प्रोसेस करेंगे तो क्या इश्यूज आ सकता है वो हमें पहले देखना है। ठीक है, तो न्यूरल नेटवर्क में सिंपली क्या होता है, कंसिडर अभी हम क्या करते हैं, इनपुट के लिए टेक्स्ट लेंगे, टेक्स्ट एनीथिंग, जैसे हम एग्जांपल हो सकता है, ये लेते हैं इंडिया बीट्स साउथ अफ्रीका। ठीक है, दिस इज आवर इनपुट है। बट अगर हमने इस वर्ड के ऑर्डर को चेंज किया, हमने बोला साउथ अफ्रीका बीट्स इंडिया, तो यहाँ पे तीनों में सेम वर्ड है बट मीनिंग सेम है क्या? दोनों सेंटेंस वर्ड सेम है बट मीनिंग अपोजिट है। व्हाई मीनिंग डिफरेंट क्यों आ रहा है? Why? Words get changed. Placing of keywords. यस, ऑर्डर, राइट। ये जो किस ऑर्डर में आ रहे हैं इसकी वजह से होता है। यहाँ पे साउथ अफ्रीका स्टार्टिंग में आ रहा है तो ये विनर होगा, एंड इंडिया बाद में आ रहा है, आफ्टर बीट्स आ रहा है। तो यहाँ पे क्या होता है, लैंग्वेज में सिर्फ डेटा इंपॉर्टेंट नहीं है, डेटा किस ऑर्डर में आ रहा है ये भी इंपॉर्टेंट होता है, राइट। तो कंसिडर हमने इसको ऐसे टोकनाइज किया, हम इसको टोकनाइज कर लेंगे। सो ये टोकनाइज हुआ एंड आपके पास ये इनपुट बन गया, हम इसे बोलेंगे x1, इट इज x2 एंड ये है आपका x3। ठीक है, तो यहाँ पे एक बेसिक न्यूरल नेटवर्क बिल्ड करेंगे जो 3 इनपुट लेता है, देन एक सिंगल हिडन लेयर एंड ये ऐसे लेते हैं, तो इसको फुल्ली कनेक्टेड रहेगा ये। दिस इज आवर ANN फुल्ली कनेक्टेड। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो आपका x1 है एज ए इनपुट जाएगा, यहाँ पे x2 इनपुट जाएगा, यहाँ पे x3 इनपुट जाएगा। तो इस लेयर में एग्जैक्टली क्या क्या होगा, इस एक पर्टिकुलर न्यूरॉन में अगर आप देखते हैं तो क्या होगा, क्या कैलकुलेशंस होंगे। फर्स्ट कौन सा फंक्शन कैलकुलेट होता है? Summation function. फर्स्ट समेशन हुआ, तो समेशन में हम बोल सकते हैं कुछ ऐसे बनेगा, x1 इंटू W1, x2 इंटू W2 प्लस x3 इंटू W3 प्लस क्या आएगा आगे, बायस B1। ठीक है, एंड देन ये जो वैल्यू है उसको हम क्या करेंगे, एक्टिवेशन में पास करेंगे। तो एक्टिवेशन से आपको A1 मिल रहा था, तो यहाँ पे एक्टिवेशन ऑफ Z1 यहाँ पे ऐसे पास करें। तो अगर आप इस फंक्शन में देखेंगे तो E1 ये x1 W1 ये ऐसे आ रहा है। ठीक है, x1 W1 प्लस x2 W2 प्लस x3 W3 आ रहा है, या फिर ऐसे आ रहा है x3 W3 प्लस x2 W2 प्लस x1 W1। तो इनका जो समेशन आने वाला है, दोनों में कुछ डिफरेंस आएगा क्या? नो, ये जो समेशन है एकदम सेम आएगी, बट अगर हमने इसके ऑर्डर चेंज की तो मीनिंग चेंज होने वाला है क्या, राइट। तो ANN में अगर हम ऐसे प्रोसेस करने जाएंगे तो क्या होगा, ऑर्डर कंसीडर नहीं होगी, राइट। एंड लैंग्वेज डेटा में क्या होता है, या फिर जो भी सिक्वेंशियल डेटा है, ऑर्डर बहुत ज्यादा मैटर करते हैं। अगर ऑर्डर चेंज हो रहे तो मीनिंग भी चेंज होगा, बट न्यूरल नेटवर्क में ऑर्डर का कोई भी इंपैक्ट नहीं होता है। ये फर्स्ट प्रॉब्लम समझ में आ रहा है? यस, व्हाई ANN से ही हम टेक्स्ट डेटा प्रोसेस नहीं कर सकते, इसका फर्स्ट रीजन क्लियर है? क्या प्रॉब्लम हो रहा है, ANN ऑर्डर कंसिडर नहीं करता बट टेक्सचुअल डेटा के लिए ऑर्डर मैटर करती है। ठीक है, देन सेकंड प्रॉब्लम हो सकता है कोई भी एनी, अगर आप लैंग्वेज का प्रॉब्लम लेते हैं, जैसे आपको सेंटिमेंट एनालिसिस करना है, तो एवरी रिव्यू सेम नंबर ऑफ वर्ड का होगा क्या? जैसे यहाँ पे इंडिया बीट साउथ अफ्रीका, दिस इज 1 सेंटेंस, तो सेकंड सेंटेंस आने वाला है, इसमें भी 3 ही टोकन्स होंगे, ऐसा कुछ होगा क्या? नो, कम ज्यादा हो सकते हैं। बट ANN में क्या होता है, इनपुट में फिक्स न्यूरॉन रहेंगे, न्यूरॉन की लेंथ चेंज होती है क्या, कहीं पे 4 कहीं पे 3? नो, राइट। तो उसमें क्या है, नंबर ऑफ जो इनपुट है, इनपुट की लेंथ ऑलवेज सेम होनी चाहिए ANN में। बट टेक्सचुअल डेटा में या फिर जो NLP के प्रॉब्लम है वहां पे इनपुट लेंथ ऑलवेज सेम रहेगी क्या? नो, राइट। इट कैन चेंज फ्रॉम सैंपल टू सैंपल, ईच सैंपल में वो चेंज हो सकती है, राइट। फर्स्ट सैंपल में ओनली 3 टोकन होंगे, हो सकता है नेक्स्ट सैंपल में 30 टोकन हो, उसके बाद 10 टोकन हो, पॉसिबल है। तो ये जो 2 मेजर प्रॉब्लम्स है, बिकॉज ऑफ दैट
हम ANN टेक्सचुअल डेटा के ऊपर यूज नहीं कर सकते, एंड इसीलिए क्या है RNN इन्वेंट किया गया था। तो पहले RNN की नीड क्यों पड़ी, हमारे पास ANN ऑलरेडी एग्जिस्ट करता था एंड ये इतना अच्छे तरीके से वर्क कर रहा था, तो एक न्यू टाइप ऑफ नेटवर्क क्यों क्रिएट किया फॉर टेक्सचुअल डेटा। ये क्लियर हो रहा है सबको? यस, Could you please repeat once या विच पार्ट? why we are creating new network RNN? फर्स्ट थिंग, जब ANN होता है ANN में ऑर्डर कंसिडर नहीं होती, ठीक है। तो यहाँ पे इंडिया की वैल्यू हमने यहाँ पे पास कर दी फर्स्ट न्यूरॉन में या फिर लास्ट न्यूरॉन में पास कर दी। जो आउटपुट आने वाला है, ये जो समेशन फंक्शन जैसे हमने यहाँ पे देखा था, क्या होता है दिस वन, x1 w1 हमने स्टार्टिंग में लिया एंड x3 w3 एंड में लिया, या फिर x3 w3 स्टार्ट में x1 w1 लास्ट में लिया। तो इनका जो समेशन आने वाला है इन दोनों का, ये अलग होगा या डिफरेंट होगा, सेम होगा या डिफरेंट होगा? Same ही होगा। सेम ही होगा। मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, अगर हमने ऑर्डर भी चेंज कर दी तो इसका जो आउटपुट है सेम आ रहा है, बट रियल लैंग्वेज में ऐसे होता है क्या, ऑर्डर चेंज किया तो ये सेम रहेगा? नहीं। नो। तो फर्स्ट प्रॉब्लम क्या आ रहा है, ANN में ऑर्डर कंसिडर नहीं होती, ऑर्डर चेंज होने से मीनिंग चेंज नहीं हो रहा है, बट रियल लैंग्वेज डेटा में ऑर्डर चेंज होने से मीनिंग चेंज होता है। ये फर्स्ट प्रॉब्लम हो गया, ठीक है। एंड सेकंड प्रॉब्लम क्या था, इनपुट लेंथ। जैसे ANN में हमने देखा था, तो अगर यहाँ पे 3 न्यूरॉन्स दिए हैं तो ऑलवेज हमें इनपुट 3 न्यूरॉन्स मतलब 3 इनपुट ही देने पड़ेंगे, उससे ज्यादा या फिर उससे कम हम नहीं दे सकते। ANN में क्या है, फिक्स्ड इनपुट चाहिए होता है। बट अगर आप टेक्सचुअल डेटा देखेंगे, जैसे यहाँ पे हम सेंटीमेंट एनालिसिस करना चाहते हैं, इंडिया बीट साउथ अफ्रीका, ऐसे फर्स्ट सेंटेंस आ गया, तो सेकंड सेंटेंस में भी 3 ही वर्ड हो गया, ऐसा कुछ है क्या? नो, राइट। मे बी उसके बाद का जो सेंटेंस आने वाला है उसमें 30 वर्ड हो सकते हैं, 40 वर्ड हो सकते हैं, 50 वर्ड हो सकते हैं, राइट। तो इनपुट, यहाँ पे इनपुट की लेंथ ऑलवेज चेंज होती रहेगी NLP में, समझ में आ रहा है, टेक्सचुअल डेटा में। हाँ। बट ANN के लिए क्या चाहिए, सेम लेंथ चाहिए। ये 2 मेन प्रॉब्लम है, एक तो ऑर्डर एंड दूसरा फिक्स इनपुट लेंथ, एंड यही 2 लिमिटेशन है जिसकी वजह से न्यू टाइप ऑफ आर्किटेक्चर क्रिएट हुआ था, दैट इज RNN। Clear sir, thank you. ऑल राइट, क्लियर है सबको? तो अभी हम देखेंगे कि ये जो RNN है इसका आर्किटेक्चर एग्जैक्टली ऐसा क्या है जिसकी वजह से इन दोनों प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है, एंड एग्जैक्टली कैसे इन प्रॉब्लम को सॉल्व करता है वो भी देखेंगे, ठीक है। तो अभी हमें जस्ट इस एक सिंगल न्यूरॉन के ऊपर फोकस करना है, ठीक है। तो पहले क्या होता था ANN में, ये आपका इनपुट लेयर था एंड ये जो सिंगल न्यूरॉन है उसमें ही ये सारे इस तरीके से हम पास करते थे, राइट। एंड इससे आउटपुट जाता था, कुछ ऐसे ही हो रहा था, ऐसे ही वर्क करता है। एंड यहाँ पे एक और न्यूरॉन होगा तो उनका भी सेम कनेक्शन था, राइट। तो आपका जो ये है कुछ ऐसे ही वर्क कर रहा था, तो हमने जस्ट इतना नेटवर्क जो है वो यहाँ पे बनाया है, तो कुछ ऐसे ही वर्क करता है। तो हम क्या कर रहे हैं, आपका जितना भी इनपुट है कंप्लीट इनपुट 1 गो में पास कर रहे हैं, राइट। यहाँ पे फर्स्ट इनपुट, सेकंड इनपुट, थर्ड इनपुट 1 गो में पास कर रहे हैं। बट अभी RNN में क्या होता है, ऐसे हम पास नहीं करेंगे। तो क्या होता है, वहां पे टाइम स्टेप में हम डेटा को स्प्लिट करेंगे। टाइम स्टेप मतलब क्या होता है, जब आप इस सेंटेंस को पढ़ रहे हैं या फिर सुन रहे हैं, बोल रहे हैं, तो कौन सा वर्ड सबसे पहले बोलेंगे उसको हम बोलेंगे टाइम स्टेप 1। फिर उसके बाद कौन सा वर्ड आएगा टाइम में, दैट विल बी टाइम स्टेप 2। तो हम ऐसे बोल सकते हैं क्या, ये इंडिया हम ऑलवेज फर्स्ट बोलेंगे जब हम ये वर्ड आ रहा है, तो ये सेंटेंस बोलेंगे तो ये क्या हो गया टाइम स्टेप 1। ये क्या हो गया टाइम स्टेप 2। ये क्या हो गया टाइम स्टेप 3। ये टाइम स्टेप का समझ में आ रहा है क्या है, जब भी हम इस सेंटेंस को रीड करेंगे तो टाइम में सबसे पहले हम कौन से वर्ड को रीड करने वाले हैं, वो होगा 1, देन उसके बाद वाला सेकंड। इसी तरीके से हम डेटा को पहले टाइम स्टेप में डिवाइड करते हैं। ये टाइम स्टेप का समझ में आ रहा है, ठीक है। देन उसके बाद यहाँ पे क्या होता था, ऑल द इनपुट एक साथ हम पास करते थे, राइट। x1 x2 x3 इन सिंगल गो या फिर इन सिंगल शॉट ये सारे के सारे इनपुट हम पास कर रहे हैं ANN में। बट RNN में ऐसा नहीं होता है, तो हम क्या करेंगे, डेटा को टाइम स्टेप वाइज पास करते हैं। टाइम स्टेप वाइज मतलब फर्स्ट टाइम स्टेप 1 का इनपुट जाएगा। टाइम स्टेप 1 का इनपुट क्या है, इंडिया। देन टाइम स्टेप 2 का इनपुट जाएगा, दैट इज बीट्स। देन टाइम स्टेप 3 का इनपुट जाएगा, दैट इज साउथ अफ्रीका। समझ में आ रही है, फर्स्ट थिंग
चेंज क्या हुआ है, एक जो आपका इनपुट का था वो चेंज हुआ है। पहले इनपुट में क्या हो रहा है, ऑल इनपुट हम वन गो में ANN में पास करते थे, बट अभी RNN में क्या हो रहा है, डेटा टाइम स्टेप वाइज पास होगा। ठीक है, तो लेट्स सी कैसे वर्क होता है वो देखते हैं। तो यहाँ पे एट t इक्वल टू 1 लेते हैं। तो t इक्वल टू 1 मतलब टाइम स्टेप 1 के लिए कौन सा वर्ड पास करेंगे? यस, इंडिया। इंडिया। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे ओनली x1 यहाँ से हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे पास कर रहे हैं ओनली इतना ही इस न्यूरॉन में, तो ऐसे कंसिडर करना है आपको। तो आपका ये यहाँ पे हम क्या करेंगे, उस न्यूरॉन में हमने पास किया, एंड यहाँ पे आपको आउटपुट में क्या मिलेगा, जैसे आपकी ये सारी चीजें होती थी वो कैलकुलेट होके A1 मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे अभी एक चेंज होता है। देन अभी ANN में हम क्या करते थे, जैसे आपको A1 मिलता है तो A1 को हम क्या कर रहे थे, वेट अप्लाई करते थे। सॉरी, वेट अप्लाई करने के बाद ही A1 मिला है, मतलब जो भी इनपुट आ रहा था उनको मल्टीप्लाई किया हमने, Z1 निकाला, एक्टिवेशन किया, A1 मिला। तो इस A1 को क्या करते थे, इस न्यूरॉन का जो आउटपुट है, एज इनपुट लेते दूसरे लेयर। मतलब जो नेक्स्ट लेयर है, नेक्स्ट लेयर में वो एज ए इनपुट पास होता था दिस A1, राइट। बट सेकंड डिफरेंस यही पे आता है, ये जो A1 आया है हम नेक्स्ट लेयर में पास नहीं करेंगे, एंड दैट इज व्हाई इट इज नॉट अ फीड फॉरवर्ड नेटवर्क। फीड फॉरवर्ड में क्या हो रहा है, जो भी प्रीवियस लेयर, इसका जो इनपुट है इस लेयर में एज आउटपुट, इसका आउटपुट इस लेयर में इनपुट, तो क्या हो रहा है, इस तरीके से फॉरवर्ड वे में, फॉरवर्ड डायरेक्शन में क्या हो रहा है, डेटा हम फीड कर रहे हैं। बट अभी ऐसे नहीं हो रहा है, इसीलिए RNN को हम फीड फॉरवर्ड नहीं बोलते। ठीक है, तो क्या करेंगे फिर, ये जो A1 आया है उसको हम स्टोर करेंगे, तो उसको कहा जाता है स्टेट। स्टेट मतलब क्या है, सिंपली एक मेमोरी कंसिडर कीजिए, ये क्या है, एक मेमोरी है। तो मेमोरी में क्या होगा, ये A1 स्टोर होगा। ठीक है, तो हमने अभी क्या किया, फर्स्ट इनपुट पास किया, देन सेम जो इनपुट है आपका हम पास करेंगे यहाँ पे ही। कौन सा है आपका, टाइम स्टेप 2 का इनपुट एट t इक्वल टू 2 बीट्स। तो कंसिडर ये जो न्यूरॉन है इसी न्यूरॉन में कर रहे हैं, बट यहाँ पे जो अगर हम निकालेंगे तो क्या है, ये पहले का हमें निकालना पड़ेगा, इसलिए नेक्स्ट लेयर में ड्रॉ कर रहे हैं। बट क्या है, ये दोनों सेम ही न्यूरॉन के लिए हम काम कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, बीट्स पास करेंगे, ये सेम न्यूरॉन में जाएगा। बट अभी इसमें एक और चेंज आता है, तो अभी सिर्फ यहाँ पे क्या होगा, सेकंड लेयर में ओनली सेकंड टाइम स्टेप का आउटपुट नहीं जाएगा, उसके साथ साथ जो प्रीवियस टाइम स्टेप था उसका आउटपुट, व्हाट वाज द आउटपुट ऑफ प्रीवियस टाइम स्टेप, A1। तो इस बीट्स के साथ हम क्या करते हैं, A1 को भी पास करेंगे। इससे क्या होता है, मॉडल को पता चलेगा कि इंडिया पहले आया है, आफ्टर इंडिया बीट्स आया है। ठीक है, तो यहाँ पे जो A2 आने वाला है, अभी इस A2 में क्या इंफॉर्मेशन होगी, इंडिया बीट्स। ठीक है, एंड इसी तरीके से जब हम टाइम स्टेप में डिवाइड करके पास करेंगे तो इसकी जो ऑर्डर है वो भी मेंटेन होती है। तो सेम वे में अभी T3 में क्या होगा, जो आपका साउथ अफ्रीका है वो पास करेंगे, देन उसमें ओनली साउथ अफ्रीका पास होगा क्या, नो, विथ इट पास होगा जो प्रीवियस टाइम स्टेप का आउटपुट था, दैट इज A2, एंड देन आपको मिलेगा फाइनल A3। ये समझ में आ रहा है। एंड देन जब हम सारे टाइम स्टेप पास करेंगे, सब टाइम स्टेप का आउटपुट आएगा, तो ये लास्ट टाइम स्टेप का जो आउटपुट है दैट इज A3। सो ये A3 क्या होता है, अभी हम नेक्स्ट लेयर में पास करते हैं। सो इसका वर्किंग समझ में आ रहा है क्या। तो प्रीवियसली क्या होता था, हम इनपुट लेते थे, यहाँ पे न्यूरॉन था, एंड वहां से जो भी इस न्यूरॉन का आउटपुट है आउटपुट लेयर में पास करते थे। बट अभी क्या होता है, इस न्यूरॉन को जो आउटपुट आ रहा है उसी आउटपुट को हम क्या करेंगे, सेम न्यूरॉन में एज ए इनपुट भी पास करते हैं फॉर टाइम स्टेप। ठीक है, एंड ये जो है A1 A2 लिखा है, एक्चुअली इसे क्या कहा जाता है, H1 कहा जाता है, मतलब ये हिडन स्टेट है इसलिए इसको H1 कहा जाएगा। तो एक्चुअली इसका नेम ऑफिशियली या फिर हर जगह पे देखेंगे तो A1 नहीं, इसे बोलेंगे हम H1, इसे बोलेंगे H2, इसे बोलेंगे H3, दैट इज हिडन स्टेट। क्योंकि हमने क्या किया था, ये जो A1 A2 जो आउटपुट आ रहा है उसको स्टोर करके रखा था, इसलिए उसको
H1 कहा जाता है। ठीक है, तो अगर हम ओनली H1 देखेंगे तो H1 में क्या इंफॉर्मेशन स्टोर है? यस, इंडिया। ओनली इंडिया की इंफॉर्मेशन है। ठीक है, देन H2 में क्या क्या मिला है? इंडिया भी है एंड बीट्स भी है, तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि इंडिया बीट्स ये H2 में है, एंड देन H3 में क्या होगा? इंडिया बीट्स साउथ अफ्रीका, जो आपका कंप्लीट सेंटेंस है। इसीलिए हम क्या कर रहे हैं, जो आपका H3 है वही ओनली नेक्स्ट लेयर में एज अ इनपुट पास कर रहे हैं, एंड ये जो इंटरमीडिएट ये था H1 H2, ये नेक्स्ट लेयर में पास नहीं कर रहे थे। समझ में आ रहा है क्या? इतना ही है न्यूरल नेटवर्क में, सॉरी RNN में। ये क्लियर है कैसे वर्क हो रहा है? यस बोलिए। सर जैसे हम ANN में कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म करते थे, जैसे कि एडिशन और एक्टिवेशन फंक्शन यूज करते थे, तो इस Yes. केस में जब हम इंडिया पास कर रहे हैं तो वहाँ पे एग्जैक्टली क्या ऑपरेशन सेम हो रहा है, जैसे इंडिया पास करेंगे ना तो वहां पे भी Z1 कैलकुलेट होगा, दैट इज समेशन फंक्शन। समेशन फंक्शन कैसे होगा? यहाँ पे एक इनपुट का वेट रहेगा, इंडिया इंटू W1 प्लस बायस की वैल्यू, इससे आपको मिलेगा Z1, एंड देन इस Z1 को हम एक्टिवेशन में देंगे तो वहां पे आपको H1 मिलता है। एंड वन मोर थिंग, वहां पे ANN में हम एक्टिवेशन कुछ भी रख सकते थे, राइट? हम रेलू रख सकते हैं, लीकी रेलू, सिग्मोइड, टैनेज, एनीथिंग, ये आपके हाथ में होता है। बट RNN में जो हिडन लेयर है, यहाँ पे ये जो न्यूरॉन है उसमें ऑलवेज टैन H ही यूज होगा। ठीक है, तो ये जो H1 H2 H3 आया है एग्जैक्टली कैसे आया है वो हम कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो इस इंडिया को हम क्या बोल रहे हैं? इंडिया वर्ड है, X1 बोलेंगे, बीट्स को X2 बोलेंगे, साउथ अफ्रीका को S3 बोलेंगे। तो ये कैसे प्रोसेस होगा? फर्स्ट यहाँ पे एट, ऐसे लिखते हैं T एट T इक्वल टू 1। क्या हो रहा है? हमने क्या पास किया? इनपुट क्या है आपका? इंडिया, दैट इज X1। ठीक है, तो अगेन क्या होगा? जो भी इसका वेट है X1 प्लस बायस इक्वल टू क्या मिलेगा हमें? Z1। ठीक है, देन ये जो भी Z1 आ रहा है हम पास करेंगे एक्टिवेशन में, बट अभी एक्टिवेशन कोई भी होगा क्या? नो, अभी वो होगा ओनली टैन एच। तो टैन एच में हम क्या करेंगे? जो आपका जस्ट मिनट, टैन एच में हम क्या कर रहे हैं? जो आपका Z1 है वही पास करेंगे, तो आपको आउटपुट में क्या मिल रहा है? यस, H1। ठीक है, तो अभी देखेंगे एट T इक्वल टू 2, एट T इक्वल टू 2। तो एट T इक्वल टू 2 क्या हो रहा है? इनपुट क्या है आपका? X2। ठीक है, तो अगेन क्या क्या होगा? जो X2 प्लस बायस तो दे रहे, बट हमने अगेन और कुछ भी ऐड किया था। क्या था वो? H1. H1। एंड ये जो H1 आएगा सिर्फ H1 नहीं आएगा, उसके साथ साथ जो उसका वेट होता है उसके साथ भी एक एसोसिएटेड वेट होता है। तो यहाँ पे भी क्या है? वेट से मल्टीप्लाई होके आएगा, तो उसको हम बोलेंगे WH। ठीक है, WH H1 प्लस जो भी बायस की वैल्यू, इससे मिलेगा आपको Z2 फॉर टाइम स्टेप 2, एंड इसको जब हम देंगे tan H ऑफ Z2 आपको मिलेगा H2। ठीक है, एंड देन सेम वे में H3 के लिए भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। अभी समझ में आ रहा है? यस, हेलो, वॉइस ब्रेक हो रहा है आपका। समझ में आ रहा है सर। हाँ ठीक है, सो इसको हम जनरलाइज फॉर्म में कुछ ऐसे लिख सकते हैं। तो ऑलवेज फॉर एवरी टाइम स्टेप ऐसे लिखेंगे जनरलाइज फॉर्म में। फॉर एवरी टाइम स्टेप क्या होगा? यहाँ पे लिखेंगे एट जो भी टाइम स्टेप है, तो क्या करेंगे हम? Z ऑफ T कैलकुलेट कर रहे हैं उस पर्टिकुलर टाइम स्टेप के लिए। 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, राइट? तो कैसे होगा? क्या क्या होगा? जो भी इनपुट का वेट है उसको हम बोलेंगे WI, एंड उसमें क्या होगा? X ऑफ T। X ऑफ T मतलब उस पर्टिकुलर टाइम स्टेप के लिए जो भी इनपुट है, राइट? देन प्लस क्या रहेगा? WH मतलब जो हिडन लेयर का है, एंड देन यहाँ पे H की कौन सी वैल्यू रहेगी?
एच ऑफ T minus 1. टी माइनस वन, ठीक है। एंड जो भी आपका बी है वो स्पेसिफिक बी रहेगा। एंड जो भी इसको हम क्या करेंगे, आपको यहाँ पे एच ऑफ टी आउटपुट मिलने वाला है। ये कैसे मिलेगा, tan एच ऑफ जेड टी। समझ में आ रहा है? तो ऐसे जितने भी आपके वर्ड है, 10 वर्ड है, 20 वर्ड है, सेम वे में हम क्या करेंगे, प्रोसेस करेंगे। समझ में आ रहा है? यस, ठीक है। ये तो हम क्या कर सकते हैं, ये जो हमने देखा था ये एक ही न्यूरॉन को ऐसे हो रहा है, तो बट हम इसको अनफोल्ड करके देखेंगे कि हर एक टाइम स्टेप पे कैसे होता है। एंड इसको हम बोलते हैं अनफोल्डिंग थ्रू टाइम। तो अनफोल्डिंग थ्रू टाइम थोड़ा सा देख लेते हैं। अनफोल्डिंग थ्रू टाइम, तो इसमें क्या क्या होगा। फर्स्ट, आप आपका x1 पास करना चाहते हैं, तो सिंपली हमने क्या किया, ये जो आपका नेटवर्क है दिस वन, ठीक है, इसको हमने ऐसे रोटेट किया इस डायरेक्शन में, मतलब 90 डिग्री में रोटेट हुआ है। तो इंडिया की वैल्यू हम लेफ्ट से राइट में पास कर रहे थे, इंस्टेड ऑफ नीचे से ऊपर पास करेंगे, सिंपली सो दैट वी विल अंडरस्टैंड इट बेटर। इतना ही चेंज किया है। एंड उसके अकॉर्डिंगली अभी क्या होगा, कैसे होगा वो देखते हैं। तो फर्स्ट हम क्या पास करेंगे, x1, राइट, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम स्टेप है। देन ये आपका न्यूरॉन है एट t इक्वल टू 1, x1 पास किया। यहाँ से क्या आएगा, जो भी आपका हिडन स्टेट है, तो यहाँ पे करंटली हिडन स्टेट क्या होगी, एच ऑफ, अभी है क्या एच कोई, H of 0. यस अवेलेबल नहीं है, बट हम एक जीरो का वेक्टर लेते हैं, एच ऑफ जीरो, मतलब क्या होगा, कंप्लीट जीरो रहेंगे हमारे वैल्यूज में, ठीक है। कंप्लीट जीरो का एक वेक्टर ले ले एज अ एच जीरो। देन वहां पे क्या है, आपके पास वेट होंगे। कौन से वेट है, इस वेट को हमने क्या कहा था, W। इसको थोड़ा सा लार्जर बनाते सो दैट, ठीक है, यहाँ पे हम x1 पास कर रहे हैं। यहाँ पे जो वेट है दैट इज WI, इनपुट का वेट, एंड यहाँ पे जो है वो हिडन स्टेट का वेट, ठीक है। देन ये जो भी आएगा यहां से आउटपुट में आपको क्या मिलने वाला है, x1 WI प्लस EH0 इंटू WH। देन उसे आउटपुट में क्या मिलेगा, ये सब एक्टिवेशन समेशन होने के बाद आउटपुट में H1. H1, ठीक है, H1। देन इस H1 को भी हम पास करेंगे एट टाइम स्टेप 2। तो एट टाइम स्टेप 2 क्या क्या होगा, यहां से x2 पास हो रहा है एट t इक्वल टू 2। एंड देन अगेन वेट है यहाँ पे WH इंटू H1 WI इंटू x2, एंड इन सबका कॉम्बाइन होकर आपको अगेन यहाँ पे क्या मिलने वाला है, आउटपुट में H2, राइट। एंड देन सेम न्यूरॉन में हम क्या करेंगे, यहाँ पे एट t इक्वल टू 2 जो आपका x3 है वो पास करेंगे। एंड अगेन सेम कैलकुलेशन होगा, यहाँ पे WH, यहाँ पे WI, एंड आपका आउटपुट में क्या मिलने वाला है, H3, इतना। एंड ये जो 3 न्यूरॉन्स हम देख रहे हैं, ये 3 डिफरेंट न्यूरॉन नहीं है, एक सिंगल न्यूरॉन ही है, बट जस्ट हमने उसको क्या किया है, टाइम में अनफोल्ड किया है। तो ये एक्चुअली कुछ इस तरीके से दिखेगा। कैसे दिखेगा, पहले जो आपका ये था वो क्या होता था, जो आपका इनपुट है, इनपुट से आउटपुट मिलता था, बट अभी ये जो स्कीप कनेक्शन ऐड हुआ है, तो हम इसको मोर जनरलाइज वे में कैसे लिखेंगे, यहाँ से आपका आ रहा है एच ऑफ t माइनस 1, ठीक है, यहाँ पे रहेगा WH, ये वेट है, इसमें आप क्या करेंगे WI x ऑफ t, एंड आपको मिल रहा है h ऑफ t जो हमने ऊपर लिखा था। तो ये ही है आपका RNN। क्लियर है ये कैसे वर्क कर रहा है, क्या कर रहा है। सिंपली हमने क्या किया है, जैसे हम यहाँ पे देख रहे हैं, तो अभी हम क्या कर रहे हैं, एक सारे के सारे इनपुट, जैसे ये ANN देखते हैं, ठीक है। ANN में क्या होता था, आपका x1 x2 x3 हम एक साथ पास करते थे, बट RNN में ऐसे कर रहे हैं क्या, नहीं, RNN में क्या हो रहा है, टाइम स्टेप वाइज पास हो रहा है, मतलब ओनली पहले x1 पास होगा यहाँ पे, ठीक है। x1 पास होने के बाद जो भी मिल रहा है आउटपुट H1, उसको हमने यहाँ पे यहीं पे स्टोर किया है। देन x2 ले रहे हैं,
एंड H1 भी इसके साथ पास कर रहे हैं, राइट। देन आपको मिल रहा है H2, इस H2 को हमने स्टोर किया, देन X3 ले रहे हैं एंड ये जो H2 मिला था वो भी एज ए इनपुट दे रहे हैं, राइट। तो ये जो प्रोसेस हो रही है फॉर X1 एक बार, X2 एक बार, X3 एक बार, ये टाइम स्टेप वाइज, इसी को हमने यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है। तो यहाँ पे अनफोल्डिंग थ्रू टाइम मतलब अगर आप इतना देखेंगे तो इतना क्या है, सेम न्यूरॉन में एट t=1 यही प्रोसेस हो रही है क्या, मतलब फर्स्ट इनपुट पास कर रहे हैं इंडिया, यस। देन यहाँ पे इतना क्या हो रहा है, जब हम सेकंड इनपुट पास करें तो इतना हो रहा है, देन थर्ड इनपुट पास करें तो इतना प्रोसेस हो रहा है। तो इसको हमने क्या किया है, टाइम स्टेप को कंबाइन करके टाइम में कैसे दिखेगा उसको लिखा है, बस इतना ही है। बट ये डिफरेंट न्यूरॉन नहीं है, सेम न्यूरॉन है। हमने इसको 3 बार क्यों लिखा है, बिकॉज वी हैव 3 टाइम स्टेप। यस यस, ठीक है, क्लियर है ये? Sir, हाँ like in ANN, we just pass the input as a independent. Like first is process on X1 only, then X2 and X3. But in RNN, it is data goes in a sequential manner. राइट, Like first it take care of T1, then T2 and T3. But in ANN, we not thinking about the memory, but in RNN, we thinking about the memory. Like it store the past data as well. Like T1, we have India, and after that T2 have bits. Then it store that 2 bits as well. So which memory we are using in RNN? उसे हिडन स्टेट कहा जाता है, ठीक है। हिडन स्टेट मतलब जस्ट क्या हो रहा है, आपकी मेमोरी में या फिर जब ये प्रोसेस हो रहा है तो उस टाइम पे आपकी मेमोरी का कुछ एक पार्ट रिजर्व किया गया है एंड उसे हमने क्या था, स्टेट, या फिर इसे मोर जनरली हिडन स्टेट कहा जाता है, ठीक है। तो जो आप ट्रेनिंग के लिए जो भी रैम यूज कर रहे हैं, जीपी यूज कर रहे हैं, तो उसी की मेमोरी का एक पार्ट यूज होगा ये सारी चीज स्टोर करने के लिए। इसीलिए जब हम स्टोर करेंगे आरएनएन तो उसमें थोड़ा सा ज्यादा स्पेस या फिर मेमोरी लगेगी, वाई, क्योंकि हम ये स्टोर भी कर रहे हैं, राइट, क्योंकि प्रीवियसली ये सब कुछ स्टोर नहीं करते थे एएनएन में। Okay. यस बोलिए। सर जैसे एएनएन में मल्टीपल इनपुट लेयर या हिडन लेयर में मल्टीपल न्यूरॉन थे, तो वैसे आरएनएन में ऑलवेज एक ही न्यूरॉन पे हम प्रोसेस करते हैं या कैसे रहता है? यस यस, जनरली एक ही रहेगा, बट हम क्या करते हैं, एक सिंगल इनपुट कभी पास नहीं करेंगे। जस्ट डॉग के लिए एक सिंगल इनपुट नहीं रहेगा, उसका वेक्टर होता है। तो क्या होगा, एक वर्ड के लिए जितना वेक्टर चाहिए, एक वर्ड को अगर हमने कंसीडर 100 डायमेंशन के वेक्टर से रिप्रेजेंट करें तो उसमें ओनली 100 न्यूरॉन्स ही रहेंगे। मतलब एक वर्ड को प्रोसेस करने के लिए जितने न्यूरॉन्स चाहिए उतने ही न्यूरॉन्स आपके इनपुट लेयर में होंगे। इवन आपके पास 10 वर्ड हो या फिर 100 वर्ड हो, बट हम इनपुट लेयर में कितने न्यूरॉन रहेंगे, जितने आपके वेक्टर सेल्स एक सिंगल वर्ड को प्रोसेस करने के लिए चाहिए, ठीक है। ऑलराइट, मतलब यहाँ पे अगर हम एक सिंगल वर्ड को एक सिंगल न्यूरॉन में पास करें तो एक सिंगल न्यूरॉन ही रहेगा इनपुट लेयर में, ठीक है। मतलब वहां पे हम सिक्वेंशियल डेटा पास नहीं कर रहे, बट आरएनएन में सिक्वेंशियल डेटा पास कर रहे हैं, राइट? एग्जैक्टली राइट, ठीक है। सर कैन वी से दैट कि इनपुट लेयर में जितने भी वेक्टर साइज होगी उतने इनपुट लेयर में Right. रहेंगे? राइट नो नॉट, इसके लिए नहीं, एक वेक्टर, जैसे कंसिडर एक सिंगल वर्ड को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं 10 डायमेंशनल वेक्टर से, ठीक है। तो इसका 10 वेक्टर रहेगा, इसके 10 डायमेंशनल, इसके 10 डायमेंशनल, बट इनपुट लेयर में कितने रहेंगे, सिर्फ एक सिंगल वर्ड को कितना प्रोसेस करने के लिए चाहिए उतने रहे न्यूरॉन्स रहेंगे, मतलब 10 रहेंगे, राइट? 10 रहेंगे, राइट। सर आरएनएन में इनपुट लेयर और हिडन लेयर का काउंट हमेशा सेम होता है क्या? नो ऐसा कुछ नहीं है, ये वेरी कर सकता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे हम एक सिंगल इनपुट लेयर में सिंगल न्यूरॉन रखेंगे एंड आउटपुट में मतलब हिडन लेयर में 2 न्यूरॉन रख सकते हैं, 3 रख सकते हैं, कितना भी रखेंगे, ऐसा कुछ नहीं है, सेम वगैरह होना चाहिए। बट फिर वो फॉर्मूला वैसा ही रहेगा कि वो चेंज हो जाएगा? जैसे इस न्यूरॉन के लिए हमने देखा है, ठीक है, सेम चीजें इस न्यूरॉन के लिए भी होगी, राइट।
तो ऐसे ही वर्क होता है। एंड और थोड़ा सा उसमें चेंज है, इसके भी वेट यहाँ पे आते हैं, वो देखेंगे हम आगे, बट अभी के लिए इतना कंसिडर कीजिए जैसे इस न्यूरॉन में वर्क हो रहा है ये फॉर्मूलाज, तो सेम वे में इस न्यूरॉन के लिए भी होगा। तो यहाँ पे भी क्या होगा, पहले x1 आएगा, देन x2 आएगा, देन x3 आएगा, टाइम स्टेप वाइज इसके लिए भी पास करेंगे। तो क्या हो रहा है, जब हम x1 पास कर रहे हैं तो सिंपली इस न्यूरॉन में पास नहीं करेंगे, इसके साथ साथ इसमें भी पास करेंगे, तो दोनों का h1 मिलेगा, दोनों का h1 स्टोर होगा, देन x2 आएगा, दोनों में जाएगा, देन ये जो h1 आए थे उनको ऐड करके फिर से प्रोसेस होगा। तो जितने न्यूरॉन्स है उतने न्यूरॉन्स के लिए प्रोसेस रिपीट होती रहती है। Okay, sir. Sir, what exactly the objective is there to calculating all the things separately? हाँ, क्योंकि ऑर्डर कंसिडर हो रही है यहाँ पे। अगर हमने सब कुछ एक साथ दिया होता जैसे यहाँ पे, तो ऑर्डर कंसिडर नहीं हो रहे, बट यहाँ पे क्या हो रहा है, अब पहले हमने ओनली इंडिया दिया एंड इंडिया को जो आउटपुट आ रहा है वो इसके साथ मेंशन करते, तो क्या हो रहा है, इसे पता चलेगा कि बीट्स के पहले इंडिया आया था, मतलब H2 में क्या इंफॉर्मेशन होगी, इंडिया बीट्स। देन यहाँ पे क्या हो रहा है, हमने साउथ अफ्रीका पास किया है, तो उससे क्या लगेगा, जब हम A2 ले रहे हैं तो A2 में जो इन्फॉर्मेशन थी इंडिया बीट्स उसके पहले आई है, तो ये H3 में क्या बनेगा, इंडिया बीट्स साउथ अफ्रीका। तो इस तरीके से डेटा में ऑर्डर कंसिडर हो रही है। सर अभी आपने बोला कि न्यूरॉन्स जो होते हैं इनपुट लेयर में, सपोज एक वर्ड को प्रोसेस करने के लिए 10 न्यूरॉन्स के या 10 वेक्टर की रिक्वायरमेंट है, तो वो उतने फिक्स रहेंगे। पर यहाँ हम सीक्वेंस की पढ़ रहे हैं, अगर सेंटेंस बड़ा है तो हम यहाँ वर्ड को न्यूरॉन्स में पास कर रहे हैं, लाइक x1 x2 x3 टाइप फॉर्म में, या फिर लाइक पर्टिकुलर टोकन वाइज वर्ड हम उस पर सेंड कर रहे हैं वेक्टर के फॉर्म में। पहले उसको टोकनाइज करेंगे एंड वर्ड को वेक्टर कन्वर्ट करेंगे, वेक्टर को पास करेंगे एंड वन वेक्टर एट अ टाइम पास होगा, पहले फर्स्ट वर्ड का वेक्टर, देन सेकंड वर्ड का वेक्टर। ओके सर। सर ये स्टेट मेमोरी और वेक्टर स्टोर, उसमें क्या डिफरेंस है? नो डिफरेंस है, बहुत ज्यादा डिफरेंस है। अभी कंसिडर कीजिए दोनों का कुछ रिलेशन नहीं है, ठीक है। ये स्टेट मेमोरी सिर्फ जो करंट टाइम स्टेप का आउटपुट आ रहा है उसे स्टोर करने के लिए यूज होता है, इतना ही है। यस बोलिए। फिर इसका साइज कितना रहेगा सर? स्टोरेज कितना लगेगा इसको? ऑलवेज चेंज होता रहता है कि आपने वेक्टर की साइज क्या रखी है, फिक्स नहीं रहेगा कि हर न्यूरल नेटवर्क के लिए। ओके। इन ANN हमें बस एक ही आउटपुट, फॉर एग्जांपल just we're taking the house price prediction and there we fit the multiple inputs and at the end our goal is to find out the price of that particular house using the ANN. But if you use the RNN, so there is a lot of output like based on a time series T1, T2, T3, and I'm just confused like how it stopped at the last. ठीक है, बस आउटपुट कैसे प्रेडिक्ट होगा वो देखेंगे हम, आउटपुट कैसे प्रेडिक्ट होगा वो आएगा नहीं, मतलब जो हमने एक RNN लिया है उस RNN से आउटपुट कैसे प्रेडिक्ट हो रहा है वो भी हमें देखना है, ठीक है। तो पहले इसको थियोरेटिकली लिख लेते हैं, ये जो भी हमने अभी तक पढ़ा, एंड देन इसके आगे का थोड़ा सा और डिटेल में हम क्या करेंगे वो पढ़ते हैं। तो लेट्स स्टार्ट विथ RNN। RNN क्या है उसको डिफाइन करेंगे। सो ये मैं रिमूव कर रहा हूँ एंड जस्ट मैं आपको आपके चार्ट में डाल देता हूँ इफ यू नीडेड, ठीक है। तो फर्स्ट हमने देखा था RNN। व्हाट इज RNN? RNN का मीनिंग क्या है? रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क। रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क। रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क, ठीक है। एंड यहाँ पे क्या हो रहा है, ये क्या है, हम ऐसे बोल सकते हैं, इट इज a special type of neural network that designed to process sequential data. Yes, ये स्पेसिफिकली ये न्यूरल नेटवर्क ही है, बट ये स्पेसिफिकली डिजाइन किया गया है टू प्रोसेस सीक्वेंशियल डेटा, ठीक है। तो मे बी अभी आपको क्वेश्चन आ सकता है कि हमारे पास ANN था तो RNN की क्या जरूरत पड़ी, तो हम ऐसे सिंपली लिखेंगे why RNN, क्या जरूरत पड़ी। फर्स्ट रीजन हमने देखा था order in sequential data, order is important
ठीक है, बट ANN था, डोंट कंसिडर, डजंट कंसिडर कंसिडर ऑर्डर, ठीक है, उसमें ऑर्डर कंसिडर नहीं हो रहा है। सेकंड क्या था, Input length. इन ANN वी मस्ट हैव फिक्स्ड, एंड ये इनपुट के लिए नहीं आउटपुट के लिए भी होता है, ठीक है। सो आउटपुट लेयर में कितने न्यूरॉन्स होंगे, किसके ऊपर डिपेंड था, ANN में प्रॉब्लम स्टेटमेंट के ऊपर, राइट। का प्रॉब्लम है रिग्रेशन का, तो कितने होंगे, 1, बाइनरी क्लासिफिकेशन का है 2, 1 ही One. होगा, मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन का है तो multiple. Number of classes. नंबर ऑफ क्लासेस, जितने क्लासेस है। बट यहाँ पे ऐसा कुछ भी फिक्स नहीं है। कंसिडर आप इसको यूज कर रहे हैं, मतलब ANN से आप क्या करना चाहते हैं, कुछ जनरेट कराना चाहते हैं न्यू थिंग्स, जैसे कि यू वांट टू क्रिएट समराइजेशन, तो जो समरी बिल्ड होने वाली है उसका लेंथ फिक्स होगा क्या, नो, राइट। समरी वहां पे जनरेट नहीं होगी, तो समरी जो फिक्स लेंथ की नहीं है, तो हम बोल सकते हैं क्या, ANN के लिए फिक्स साइज, इनपुट एंड आउटपुट का साइज फिक्स चाहिए, ठीक है। सो ऐसे लिख सकते हैं, इन ANN वी मस्ट हैव फिक्स्ड इनपुट आउटपुट साइज, ठीक है। बट RNN में जो भी ये टेक्सचुअल डेटा है उसकी इनपुट आउटपुट साइज फिक्स होगी ही, ऐसा नहीं है, वो चेंज होता रहता है, ठीक है। तो ये जो दोनों प्रॉब्लम है, ये RNN सॉल्व कैसे कर रहा है वो भी हम देखेंगे, हाउ RNN सॉल्व्स अबव प्रॉब्लम्स, ठीक है। कैसे सॉल्व कर रहा है, फर्स्ट जो ऑर्डर का प्रॉब्लम था, ये कैसे सॉल्व होगा, यस टाइम्स यस, सिंपल। हम क्या कर रहे हैं, डेटा टाइम स्टेप वाइज पास कर रहे हैं, राइट। डेटा इज पास्ड टाइम स्टेप वाइज मतलब जो टाइम में पहले आ रहा है उसको फर्स्ट पास करेंगे, देन सेकंड, देन थर्ड, इस तरीके से क्या हो रहा है, जो उसकी ऑर्डर है वो मेंटेन रहेगी, बिकॉज डेटा इज पास टाइम स्टेप वाइज। ये क्लियर है, फर्स्ट प्रॉब्लम कैसे सॉल्व हो रहा है। देन सेकंड प्रॉब्लम देखते हैं, व्हाट इज सेकंड प्रॉब्लम, वेरिएबल लेंथ इनपुट आउटपुट। तो वेरिएबल लेंथ इनपुट आउटपुट का प्रॉब्लम कैसे सॉल्व हो रहा है, किसी को आइडिया आ रही है, तो हम यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। तो ये जो वेरिएबल लेंथ इनपुट आउटपुट का प्रॉब्लम कैसे सॉल्व हो रहा है, तो यहाँ पे सिंपल एक प्रॉब्लम, मतलब कैसे सॉल्व होगा, अगर आपने यहाँ पे नोटिस किया होगा, फॉर दोनों टाइम स्टेप के लिए, फॉर x1 एंड x2 हमने सेम वेट यूज किया, यहाँ पे भी W1 है, W है, यहाँ पे भी W है, x1 के लिए भी, x2 के लिए, एंड ये जो h है उसके लिए भी क्या है, सेम वेट आपको लगने वाले हैं, मतलब सेम वेट हम यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो इसका क्या फायदा होगा, कंसिडर यहाँ पे अगर आपको इसमें, इसके लिए देखते हैं, ANN में आपने एक न्यू x4 ऐड किया, यहाँ पे आप x4 पास कर रहे हैं, तो x4 के लिए ये जो वेट है ये अभी आपके पास आपने ट्रेन किया है क्या, ये दो वेट जो एक्स्ट्रा लगने वाले हैं ट्रेंड है, नो, मतलब हम विदाउट ट्रेनिंग, विदाउट वेट न्यू एक्स्ट्रा इनपुट पास नहीं कर सकते। बट यहाँ पे नोटिस करेंगे, आपने यहाँ पे 3 लेन के लिए ट्रेन किया था, राइट। आपने यहाँ से x1 पास किया, x2 पास किया, x3 पास किया, बट अगर आपका ये जो WI है एंड WH है, तो WH एंड WI फॉर एवरी टाइम स्टेप सेम रहेंगे, फर्स्ट हो, थर्ड हो, 100th हो, फॉर एवरी टाइम स्टेप WI एंड WH दोनों सेम रहेंगे, समझ में आ रहा है। तो अगेन आपने यहाँ पे उसको 3 लेंथ के लिए ही पास किया है, बट अगर अगेन आप यहाँ पे x4 पास करना चाहते हैं, ऐसे x4, तो क्या होगा, इसके लिए जो वेट लगने चाहिए वो आपको अलग से ट्रेन करने की जरूरत है क्या,
नो, व्हाई? बिकॉज वी आर यूजिंग सेम सेट ऑफ वेट्स। यहाँ पे भी WI यूज होगा एंड यहाँ पे भी WHO यूज होगा, जो कि ऑलरेडी ट्रेंड है। समझ में आ रहा है? यस, बोलिए। सर बट इनिशियली हम जो फर्स्ट टाइम में जो वेट अप्लाई कर रहे हैं WH, वो तो 0 है ना हमारा, तो सभी जगह पे 0 ही रहेगा। नो नो नो, ऐसे नहीं होता। जस्ट यहाँ पे क्या, यहाँ पे वेट 0 नहीं है, ठीक है। वेट कुछ तो वैल्यू है, बट ये जो H की वैल्यू है, H0, H1, H2 वहां यहाँ पे पास कर रहे हैं। इंस्टेड ऑफ H1, H2 ये H0 है, वो 0 है। बट ये जो WH है, ये वेट, ये 0 है क्या? नो, वेट 0 नहीं है। उसकी जो ये जो H की वैल्यू थी वो 0 थी, क्योंकि हमारे पास हिडन स्टेट थी ही नहीं। पहले हमारे पास H1 आ गई, देन H2 आ गई, तो ये हिडन स्टेट आ रही है, ठीक है। ये समझ में आ रहा है? एंड इसी को कहा जाता है पैरामीटर शेयरिंग। ये पैरामीटर शेयरिंग समझ में आ रहा है क्या? पैरामीटर शेयरिंग, इसमें क्या हो रहा है? सेम पैरामीटर आर शेयर्ड अक्रॉस ऑल टाइम स्टेप्स। ठीक है, समझ आ रहा है? मतलब जितने भी टाइम स्टेप होंगे उनके लिए हम सेम पैरामीटर यूज करने वाले हैं। ये जो इतना अगर आपको समझ में आ गया, इंटरव्यू के लिए आपको इससे ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है। RNN क्या है, RNN क्यों यूज करते हैं, एंड जो प्रॉब्लम ANN सॉल्व नहीं कर रहा था वो RNN कैसे सॉल्व कर रहा है, इतना क्लियर है क्या सबको? पहले इज इट क्लियर एवरीथिंग? ऑल राइट, तो अब एक जस्ट लिखते हैं कि जो आपका, यस बोलिए। सर अगर ANN, H0 0 है और हाँ, फिर वहाँ पे बायस कुछ भी होगा या फिर W कुछ भी होगा, तो फिर भी वो 0 ही हो जाएगा ना, क्योंकि वो हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना उधर। ओके, लेट्स कैलकुलेट। ठीक है, तो हमें H1 कैलकुलेट करना है। H1 कैलकुलेट करने के लिए H0 0 है, ठीक है। तो क्या आएगा? H1 कैसे कैलकुलेट हुआ है? H0 इंटू WH प्लस X1 WI प्लस बायस इक्वल टू क्या आएगा? जो भी H1 Z की वैल्यू, Z की हाँ वैल्यू जो भी, Z एंड देन उससे हम क्या करें? H1 कैलकुलेट कर रहे हैं। तो इस टर्म को हमने अभी 0 कर दिया, तो ये टर्म तो है इतनी, उससे आपका H1 मिलने वाला है। यस, राइट। तो सेम वे में आगे क्या होगा? H1 है, वो H1 आगे जाके प्रोसेस करेंगे। तो अभी क्या है, इवन स्टार्टिंग में वैल्यू 0 थी, बट क्या होगा, इनपुट में आता जाएगा नेक्स्ट नेक्स्ट वैल्यू। ओके ओके ठीक है, क्लियर है? तो यहाँ पे सिंपली लिखेंगे कि ANN एंड RNN में क्या डिफरेंस है। डिफरेंस बिटवीन ANN एंड RNN, तो क्या डिफरेंस था? यस, फर्स्ट डिफरेंस, Input is fixed in ANN. RNN. यस ऐसे लिख सकते हैं, इन ANN इनपुट एंड आउटपुट क्या है? उनकी साइज फिक्स होती है, साइज इज फिक्स्ड। बट RNN में क्या हो सकता है, हम डिफरेंट डिफरेंट पास कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे या ऊपर ही लिखते हैं, बट इन RNN इनपुट आउटपुट लेंथ कैन वेरी। कैन वेरी फ्रॉम इनपुट टू इनपुट, ठीक है। देन सेकंड क्या होगा, डेटा पास कैसे हो रहा है? इन ANN डेटा कैसे पास हो रहा है? Independent. इन ANN Like non-sequential. वन गो में सारा डेटा पास हो रहा है। यस, मतलब जो आपका X1 X2 X3 X4 जितने भी है वो सारे के सारे एक साथ पास हो रहे हैं, राइट। बट RNN में क्या हो रहा है, डेटा इज पास टाइम स्टेप वाइज। पहले
x1 जाएगा, देन x2 जाएगा, देन x3 जाएगा। तो क्या हो रहा है, टाइम स्टेप वाइज पास हो रहा है, सारे एक साथ नहीं जा रहे हैं। ठीक है, और क्या बोल सकते हैं? यस, क्या आएगा और कुछ? In ANN, parameters are not shared. ओके, ऐसे भी बोल सकते हैं, पैरामीटर नॉट श्योर, बट मेन जो डिफरेंस है वो रहेगा जो आउटपुट पास हो रहा है, ठीक है, उसके ऊपर फोकस करते हैं। आउटपुट कैसे पास हो रहा है? जो किसी एक न्यूरॉन है उसका जो भी आउटपुट आएगा वो कहाँ पे पास होगा? नेक्स्ट लेयर में, नेक्स्ट लेयर, ANN आउटपुट ऑफ न्यूरॉन is passed to next layer। बट यहाँ पे क्या हो रहा है? in RNN it is passed recurrently, मतलब हम बोल सकते हैं क्या, recurrently to itself, to next time step also, right? मतलब जो फर्स्ट टाइम स्टेप का डेटा है वो सेकंड टाइम स्टेप पे जा रहा है, मतलब सेम न्यूरॉन में उसका आउटपुट जा रहा है। समझ में आ रहा है? यहाँ पे क्या Yes, हो रहा है, जो इसका, यस, ठीक है, इसका आउटपुट डायरेक्टली आगे जा रहा है, बट इसमें क्या होता है, इसका आउटपुट इसमें भी मिल सकता है। क्लियर है इतना? ओके, फॉर दैट आई थिंक आई हैव सम डायग्राम्स, ये और बेटर वे में आपको इन सारी चीजों को एक्सप्लेन करेगा। ऑलराइट, तो दिस इज RNN। एंड RNN में कौन सा एक्टिवेशन यूज होता है? ऑलवेज TANH, अदर देन TANH यूज नहीं होगा। तो दिस इज RNN। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है, यहाँ पे XT मतलब क्या है, जो आउटपुट ऑफ करंट टाइम स्टेप, मे बी X1 हो सकता है, X2 हो सकता है, X3 हो सकता है, राइट? किसी भी पर्टिकुलर टाइम स्टेप का इनपुट। देन हम वो दोनों कहाँ पे लेके जा रहे हैं? HT-1। HT-1 मतलब H0 टाइम स्टेप का आउटपुट, राइट? इन दोनों का यहाँ पे समेशन हो रहा है, राइट? एंड देन जो भी समेशन आ रहा है वो हम पास कर रहे हैं ना एक्टिवेशन फंक्शन, एंड यहाँ पे एक्टिवेशन फंक्शन फिक्स रहेगा, दैट विल बी TANH। देन उससे आपको मिल रहा है HT। HT मतलब hidden state of current टाइम स्टेप, ठीक है, ऑलराइट। तो इसके कुछ टाइप्स भी हैं, ठीक है, RNN के कुछ टाइप्स हैं। वो टाइप्स क्या है एंड कब कौन सा यूज करना चाहिए वो भी लिख लेते हैं हम, टाइप्स ऑफ RNN। एंड फॉर दैट आल्सो आई हैव वन इमेज। ओके, तो यहाँ पे आपको टाइप दिख रहे होंगे, क्या क्या टाइप्स हैं? 1 to 1, 1 to many, many to 1, many to many, many to many, ठीक है। तो यहाँ पे आपको इतना ही समझना है, इसका जो मीनिंग है वो क्या है, कैसे आपको अंडरस्टैंड करना है। ये है, ऐसा है, इनपुट टू आउटपुट। इनपुट टू आउटपुट मतलब 1 to 1 का क्या मतलब है, एंड यहाँ पे ऐसे कंसीडर कीजिए, 1 मतलब क्या है, फिक्स्ड साइज, फिक्स साइज का इनपुट, एंड मेनी का मतलब क्या है, वेरिएबल साइज। तो 1 to 1 का क्या मतलब होगा इसके अकॉर्डिंगली अगर देखेंगे तो 1 to 1 का क्या मतलब है? 1 इनपुट 1 आउटपुट। 1 नहीं, जस्ट फिक्स बोलेंगे हम, फिक्स साइज है, ठीक है। 1 to many मतलब क्या है? Fixed input, variable size output. यस, फिक्स इनपुट है, वेरिएबल साइज का आउटपुट है। मेनी टू 1 मतलब वेरिएबल साइज का इनपुट है एंड आउटपुट फिक्स साइज का है, ठीक है। तो इसको जस्ट हम बेटर वे में अंडरस्टैंड कर सकते हैं प्रॉब्लम स्टेटमेंट वाइज। तो यहाँ पे लिखते हैं पहले 1 to 1। तो ये एक्चुअली RNN का प्रॉब्लम नहीं है,
जहां पे इनपुट भी फिक्स है एंड आउटपुट भी फिक्स है 1 to 1, राइट। तो ये क्या हो गया, जहां पे इनपुट भी फिक्स है एंड आउटपुट भी फिक्स है, उसे क्या बोल रहे थे हम, ANN, राइट। सो जो भी ANN का प्रॉब्लम, जैसे हमने देखा था हाउस प्राइस प्रिडिक्शन, ये क्या कर सकते हैं हम इसमें दे सकते हैं, या फिर हाउस प्राइस प्रिडिक्शन में जहां पे ऑर्डर भी इंपॉर्टेंट है, जैसे टाइम सीरीज का कुछ डेटा वगैरह है, राइट। तो उस टाइप को हम क्या बोलेंगे, जो इनपुट एंड आउटपुट साइज फिक्स है, ठीक है। जस्ट हमने ये एग्जांपल लिया है, बट ऑर्डर भी कंसिडर होनी चाहिए। देन 1 to many का कुछ एग्जांपल दे सकते हैं क्या आप? इमेज कैप्शनिंग, Multi-class. यस यस, नो मल्टी क्लास नहीं आएगा। इमेज कैप्शनिंग, इमेज कैप्शनिंग में क्या होता है, आप एक इमेज पास करेंगे मॉडल का, मॉडल उस इमेज को डिस्क्राइब करेगा कि उस इमेज में क्या है। अगर हम उसको एक इमेज देते तो बोलेगा कि इसमें बैकग्राउंड में ये चीजें है, फ्रंट में ये चीजें, ये सब कुछ डिस्क्राइब करेगा। तो यहाँ पे ऑलवेज इमेज का साइज फिक्स होगा क्या, मतलब उसका जो भी रेजोल्यूशन है, हम 1000 into 1000 या फिर 2000 into 2000 सेम फॉर्मेट में इनपुट पास करेंगे। तो यहाँ पे जो इनपुट है दैट विल बी इमेज, जो कि फिक्स साइज की है। यस, ऑलवेज इमेज की साइज चेंज होगी? नो, बट जो इसका डिस्क्रिप्शन जनरेट होने वाला है, जो कैप्शन जनरेट होने वाला है, ऑलवेज उसमें सेम नंबर ऑफ वर्ड होंगे क्या? यस, कभी वो 10 वर्ड में डिस्क्राइब हो सकता है, कभी उसको इमेज को डिस्क्राइब करने के लिए 100 वर्ड लग सकते हैं। तो इसको हम क्या बोलेंगे, 1 to many का प्रॉब्लम। ये 1 to many समझ में आ रहा है? इसमें फिक्स्ड इनपुट साइज है, आउटपुट वेरी करेगा। समझ में आ रहा है ये? तो अभी मेनी टू 1 का एक एग्जांपल दे सकते हैं आप, एंड वो कैसे मेनी टू 1 है ये भी आपको एक्सप्लेन करना है, ठीक है। एनी एग्जांपल? सेंटिमेंट एनालिसिस, अभी कोई बोलेगा कि हाउ सेंटिमेंट एनालिसिस इज फिक्स, कैसे मेनी टू 1 कैसे ये? सो हमें पता चला मेनी मतलब इनपुट में वेरिएबल पास हो रहा है, मतलब जो सेंटिमेंट होगा, ये जो रिव्यू होगा, रिव्यू की लेंथ ऑलवेज चेंज हो सकती है, बट जो आउटपुट आने वाला है वो 1 कैसे है, क्योंकि इट विल ऑलवेज पॉजिटिव और नेगेटिव, पॉजिटिव और नेगेटिव तो फिक्स रहेगा। ओके, तो मेनी टू मेनी एग्जांपल? टेक्स्ट समराइजेशन, ट्रांसलेशन, समराइजेशन, यस समराइजेशन, ट्रांसलेशन बोल सकते हैं, यस मशीन ट्रांसलेशन। यहाँ पे भी जो इनपुट लेंथ है वो ऑलवेज फिक्स नहीं होगी, आउटपुट भी ऑलवेज फिक्स नहीं होगी। एंड मेनी टू मेनी के अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो आपको 2 एग्जांपल देखने को मिल रहे हैं। कौन से 2 है? यहाँ पे देखेंगे तो मेनी टू मेनी है। तो दोनों में डिफरेंस क्या है? यहाँ पे क्या हो रहा है, आपके पास इनपुट में जितना इनपुट है, जितने भी साइज का इनपुट है, आउटपुट भी उतने ही साइज का रहेगा, मतलब सेम साइज इनपुट आउटपुट है। तो उसका कुछ एग्जांपल होगा क्या? सेम साइज, इसके टाइप लिखते हैं, इट इज सेम साइज इनपुट आउटपुट, जो कि है NER बोल सकते हैं। NER में क्या होता है, नेम एंटिटी रिकॉग्निशन। आपको डेटा दिया जाएगा एंड आपको क्या करना है, उस डेटा में कौन सी एंटिटीज है वो चाहिए। तो क्या होगा, अगर इनपुट में 10 एंटिटीज है, 10 वर्ड्स है, तो आपको 10 आउटपुट चाहिए उन हर एक वर्ड की एंटिटी बताने के लिए, राइट? समझ में आ रहा है? एंड डिफरेंट साइज इनपुट आउटपुट, मतलब इनपुट की साइज कुछ 10 वर्ड्स हो सकते हैं, आउटपुट में 20 वर्ड हो सकते हैं, एंड वो होगा ये समराइजेशन, ट्रांसलेशन, चैटबॉट, ऑदर ऑल द थिंग्स। तो ये टाइप समझ में आ रहे हैं एग्जैक्टली, एंड ये टाइप्स बने कैसे हैं ये क्लियर है? इसमें किसी को डाउट? ये क्लियर है ना टाइप्स? क्योंकि हम इमेज कैप्शनिंग, ओके। तो हमने यहाँ पे देखा है ये जो बना है ये है इनपुट आउटपुट, मतलब जो फर्स्ट नंबर रिप्रेजेंट कर रहा है, 1 हो या मेनी हो, वो क्या रिप्रेजेंट करेगा, इनपुट। एंड जो सेकंड रिप्रेजेंट कर रहा है दैट इज रिप्रेजेंटिंग आउटपुट। एंड यहाँ पे 1 का मतलब होता है फिक्स साइज, मेनी का मतलब होता है
वेरिएबल साइज, ठीक है। तो 1 to many मतलब क्या है, इनपुट की साइज 1 मतलब फिक्स है, इनपुट की साइज फिक्स है एंड आउटपुट की साइज वेरिएबल, इट कैन बी एनी लेंथ, ठीक है। तो इमेज कैप्शनिंग मतलब हम इमेज पास करेंगे, तो इमेज जब पास करते हैं तो इमेज की साइज हम ऑलवेज सेम रखेंगे, जो उसका पिक्सेल्स है 1000 into 1000 जो भी है, 1024 into 1024 जो भी है, राइट। तो जितने भी इमेज हम पास करने वाले हैं उनकी साइज ऑलवेज सेम होगी, बट उन इमेजेस का जो कैप्शन बनेगा उसमें सेम नंबर ऑफ वर्ड्स होंगे, नो, दैट इज व्हाई इट इज 1 to many। इनपुट साइज फिक्स है बट आउटपुट साइज फिक्स नहीं है, ठीक है। ऑलराइट, क्लियर है सब कुछ टाइप्स? Sir, can you please explain NER again? NER, नेम्ड एंटिटी रिकॉग्निशन। इसमें बेसिकली क्या होता है, आपको फ्यू वर्ड्स दिए जाएंगे, जैसे एनी, इट कैन बी एनीथिंग। जैसे हमने एक एग्जांपल लिया था लास्ट टाइम, बिल गेट्स फाउंडेड माइक्रोसॉफ्ट। तो यहाँ पे आपको क्या करना होता है, हर एक वर्ड की एंटिटी क्या है, बिल गेट्स ये क्या है, इट इज अ पर्सन। MS क्या है, माइक्रोसॉफ्ट, इट इज अ कंपनी। तो ये आपको डिटेक्ट करना होता है कि आपके इसमें नेम कहाँ पे है, कंपनी कहाँ पे है। तो आपके पास जितने वर्ड्स होंगे, वो यहाँ पे आपके पास टोटल 4 वर्ड्स है, तो आपको 4 वर्ड्स की एंटिटी बतानी होगी। बिल की एंटिटी क्या है, बेट्स की एंटिटी क्या है, फाउंडेड की क्या है, MS की क्या है, माइक्रोसॉफ्ट की क्या है, ठीक है। इसी को हम NER बोलते हैं। तो क्या होगा, इसकी जितनी लेंथ होगी आउटपुट की भी लेंथ सेम ही होगी, क्योंकि आपको हर एक वर्ड के लिए, हर एक टोकन के लिए क्या चाहिए, एक एंटिटी चाहिए। दैट इज वाई इसमें क्या है, इनपुट एंड आउटपुट का साइज फिक्स रहेगा। बट यहाँ पे डिफरेंट साइज इनपुट आउटपुट क्यों है, जैसे ट्रांसलेशन, जो मराठी की जितनी लेंथ है उतनी ही इंग्लिश की होगी क्या, सेम सेंटेंस के लिए? नो। समराइजेशन आल्सो, इनपुट की लेंथ कुछ और होगी, आउटपुट की कुछ और होगी। ऑलराइट, तो ये क्लियर है। एंड जो भी हम आगे देखने वाले हैं, आगे जितने भी मॉडल बिल्ड हुए हैं आपके LLMs, ट्रांसफॉर्मर, ये सारे के सारे इस प्रॉब्लम के लिए हुए हैं, ठीक है। ये हम आगे जाके देखेंगे कि ये किस तरीके से हो रहे हैं, किस तरीके से सॉल्व हो रहे हैं। अगेन इसमें क्या प्रॉब्लम आ रहे थे RNN में, जिसकी वजह से न्यू आर्किटेक्चर क्रिएट हुए, एवरीथिंग हम देखेंगे। बट अभी होल NLP की जितनी भी हिस्ट्री है, इट वाज रिवॉल्विंग अराउंड दिस वन पर्टिकुलर प्रॉब्लम, ठीक है। वो हम देखेंगे हिस्ट्री वगैरह थोड़ा आगे जाके, बट समझ में आ रहा है, यही उसमें आपको ये सारी चीज समझ में आती है तो वो भी समझ में आएगा। ये जो टाइप है अभी क्लियर है सबको? ऑलराइट, तो इसका जो अभी बैक प्रोपोगेशन करना है, ठीक है। जैसे हमने बैक प्रोपोगेशन किया था लास्ट टाइम, सेम वे में होता है, बट यहाँ पे जो बैक प्रोपोगेशन किया जाता है उसे हम बोलते हैं बैक प्रोपोगेशन थ्रू टाइम। व्हाई टाइम? क्योंकि टाइम स्टेप वाइज डेटा पास कर रहे थे, इसीलिए क्या होता है, बैक प्रोपोगेशन थ्रू टाइम, ठीक है। ये टर्म में भी आपको पूछा जा सकता है कि बैक प्रोपोगेशन थ्रू टाइम क्या होता है। सो ये इसी तरीके से, तो हम यहाँ पे जस्ट देखेंगे एक यही एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। हमने यहाँ पे क्या किया, H3 निकाला। अभी आपको सेंटीमेंट एनालिसिस करना है, ठीक है। तो सेंटीमेंट एनालिसिस के लिए आपको क्या चाहिए, अभी ओनली H1 से आपका काम चल जाएगा, ओनली H1 H2 से करेंगे, या फिर H3 से आप प्रॉपरली इसका जो सेंटीमेंट है वो निकाल सकते हैं। क्या लगता है? H3 आपको H3 चाहिए, मतलब जो फाइनल है वो चाहिए। NER के लिए क्या लगता है, जब फर्स्ट की एंटिटी चाहिए तो H1 से आउटपुट निकालेंगे, जब सेकंड की एंटिटी चाहिए तो H2 से निकालेंगे, जब थर्ड की चाहिए H3 से निकालेंगे। ऐसे निकाल सकते हैं क्या? Yeah, we can find out. यस, मतलब ये भी आपको वहां पे देखने को मिलेगा उस टाइप्स में। जैसे यहाँ पे तो कुछ नहीं है, बट यहाँ पे क्या हो रहा है, 1 to 1 में इमेज आएगी, ये हो रहा है। एंड यहाँ पे मेनी टू 1 में देखेंगे, जैसे सेंटीमेंट एनालिसिस क्या हो रहा है, जो लास्ट टाइम स्टेप है उसी लास्ट टाइम स्टेप से ही क्या हुआ है, आपका आउटपुट जनरेट हुआ है, राइट। बट मेनी टू मेनी में यहाँ पे NER में देखें तो क्या हुआ है, फर्स्ट टाइम स्टेप से एक आउटपुट जनरेट हुआ है, सेकंड टाइम स्टेप से एक आउटपुट जनरेट हुआ है, थर्ड टाइम स्टेप से एक आउटपुट जनरेट हुआ है, यहाँ पे दिख रहा है। एंड ये मेनी टू मेनी ट्रांसलेशन का है। वाई ट्रांसलेशन का?
हम ऐसे जैसे फर्स्ट वर्ड देंगे देन उसके बाद उसका आउटपुट जनरेट करेंगे, ऐसे करेंगे तो प्रॉपरली ट्रांसलेशन होगा क्या? वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेट करेंगे तो नो, राइट? पहले आपको जो आपकी इनपुट लैंग्वेज है उसका टेक्स्ट को कंप्लीटली अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, जो भी आपके जितने भी वर्ड है, फर्स्ट वर्ड, सेकंड वर्ड, थर्ड वर्ड, ऐसे सारे वर्ड को कंसिडर करके जो आपका आउटपुट है वो निकाल रहे हैं एंड देन उसके बाद जनरेशन स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको अगर सेंटिमेंट एनालिसिस चाहिए तो आपको आउटपुट कहां से निकालना है? फ्रॉम H3। तो हम क्या करेंगे, आपके H3 से जो भी आपका आउटपुट आ रहा है दैट विल बी, उसे हम बोलेंगे Y। ठीक है, जो भी आपका Y आ रहा है हमने Y निकाला, दैट इज Y प्रिडिक्टेड। तो हम जैसे आपको अभी क्या करना है, बैक प्रोपोगेशन करना है। तो बैक प्रोपोगेशन में क्या निकालेंगे हम, Y से क्या निकलता है? Y प्रिडिक्टेड से आपको इसके लिए क्या चाहिए होता है? मेनली बैक प्रोपोगेशन में क्या कैलकुलेट करना होता है हमें? बायस एंड वेट्स। बायस एंड वेट्स आपको अपडेट करने, बट बायस एंड वेट को अपडेट करने के लिए आपको क्या चाहिए? Y actual minus Y predicted। Y एक्चुअल माइनस Y प्रेडिक्टेड। जस्ट उससे होगा क्या वेट अपडेट? वेट अपडेशन का फॉर्मूला क्या था? न्यू W new is equal to W old minus activation factor। नो 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 नो, Learning rate into gradient। यस, लर्निंग रेट इनटू ग्रेडियंट। ठीक है, तो आपके पास W ओल्ड की वैल्यू आपको पता है, लर्निंग रेट आपको पता है, तो आपको मेन कैलकुलेट क्या करना होता है? ग्रेडियंट। अगर आपने ग्रेडियंट कैलकुलेट कर लिया तो वेट अपडेट कर सकते हैं क्या इजीली कहीं पे भी? यस। तो बैक प्रोपोगेशन में वही इंपॉर्टेंट होता है। तो यहाँ पे बैक प्रोपोगेशन वर्क कैसे करेगा जस्ट हम ब्रीफली देख लेते हैं। तो आपका जो लॉस है वी विल ऑलवेज स्टार्ट विथ लॉस, क्योंकि आपका जो डेल्टा J ऑफ डेल्टा W आपको कैलकुलेट करना होता है, राइट? इसलिए लॉस, लॉस आपको कहां से मिल रहा है? फॉरवर्ड प्रोपोगेशन से। फॉरवर्ड प्रोपोगेशन मतलब कहां से, कौन सी चीजों से, कौन सी वैल्यू से इंपैक्ट हो रहा है? Y से। प्रेडिक्टेड। ये जो आपके मॉडल ने Y कैलकुलेट किया है उससे इंपैक्ट हो रहा है, राइट? यस सर। देन ये जो Y है ये कौन सी वैल्यू से इंपैक्टेड है? H3। ओके, तो हमें क्या करना पड़ेगा इसकी, एंड ओनली H3 से नहीं, उसका जो वेट है जो भी है इसको हम WO बोलेंगे। ठीक है, WO एंड H3 से इंपैक्टेड है। एंड H3 किससे इंपैक्टेड है? इफ यू वांट टू कैलकुलेट H3 कैसे कैलकुलेट हो रहा है? चार चीजों से कैलकुलेट हो रहा है। कौन सी? H2WH एंड X4WY, राइट? तो हम ऐसे बोल सकते हैं H3 कैसे मिला है आपको? यहाँ पे H2, यहाँ पे WH, यहाँ पे WI एंड यहाँ पे X3 बोल सकते हैं। देन ये तो सारी वैल्यू ये है, बट ये H2 किसके ऊपर इंपैक्टेड है? अगर देखेंगे तो थोड़ा नीचे लेके देखते हैं, WH ये भी चार वैल्यू से हो रहा है क्या? H1 क्या हो रहा है? फर्स्ट H1, WH एंड WI and X2। WI X2। देन अगेन आपको H1 चाहिए। H1 कैसे इंपैक्ट हो रहा है? अगेन इट इज इंपैक्टेड फ्रॉम फोर वैल्यूज। कौन सी? H0 H0, WH WI and X एंड X1। ठीक है, तो कंसिडर अभी आपको WI की वैल्यू अपडेट करनी है। WI मतलब हम क्या देखते हैं, J के ऊपर WI कहां से इंपैक्ट कर रहा है, राइट? प्रीवियसली क्या होता था ANN में, एक वैल्यू एक ही बार अपडेट करती थी, बट अभी यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, एवरी टाइम स्टेप में पैरामीटर शेयर कर रहे हैं, राइट? तो WI H की वैल्यू को मल्टीपल टाइम्स इंपैक्ट करेगा। यहाँ पे कहाँ कहाँ इंपैक्ट कर रहा है? यहाँ पे एक बार कर रहा है क्या? हियर, राइट? अगेन यहाँ पे एक बार कर रहा है, अगेन
यहाँ पे एक बार कर रहा है। सो डब्ल्यू आई कितने टाइम्स इंपैक्ट कर रहा है जे को? 3 times. 3 टाइम्स। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इन तीनों के लिए डेरिवेटिव कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो हम इसको बोलेंगे 1, इसको बोलेंगे 2 एंड इसको बोलेंगे 3। तो पहले हम क्या कह लेंगे, डब्ल्यू जे ऑफ डब्ल्यू आई फर्स्ट के लिए कैलकुलेट करेंगे, जो फर्स्ट है फर्स्ट। तो क्या आएगा, डेल्टा जे ऑफ डेल्टा डब्ल्यू आई इक्वल टू क्या वैल्यू आएगी? यस, कैसे आएगा? चेन रूल लगाना है। डेल्टा जे ऑफ डेल्टा वाई यस इंटू डेल्टा वाई बाय H3 डेल्टा वाई बाय डेल्टा H3 इंटू डेल्टा H3 बाय डेल्टा डब्ल्यू आई। ठीक है, तो सेम वे में आप सेकंड के लिए एंड थर्ड के लिए भी कैलकुलेट कर सकते हैं क्या ये वैल्यूज, इसके लिए एंड इसके लिए। एंड फाइनल वैल्यू के लिए हम सिंपली क्या करेंगे, यहाँ पे जो भी डेल्टा जे डब्ल्यू आई तीनों का मिला है, यहाँ पे भी आपको डेल्टा जे डेल्टा डब्ल्यू आई मिलेगा, यहाँ पे भी डेल्टा जे डेल्टा डब्ल्यू आई मिलेगा। तो इसका हम एडिशन लेंगे एंड उससे आपको क्या मिलेगा, फाइनल जो भी डेल्टा जे डेल्टा डब्ल्यू आई मिल रहा है, एंड देन उससे हम क्या करेंगे, वेट को अपडेट करेंगे। तो सेम अभी डेल्टा डब्ल्यू एच को भी कैलकुलेट कर सकते हैं क्या? सर ह्याच्यामध्ये एक क्वेश्चन विचारायचा होता मला. हाँ हाँ, जी सेकंड स्टेप आहे डेल्टा जे बाय डेल्टा डब्ल्यू आहे त्याच्यामध्ये जिथे म्हणजे डेल्टा जे बाय डेल्टा वाय बाय डेल्टा H3 डेल्टा H3 बाय डेल्टा H2 डेल्टा H2 बाय डेल्टा डब्ल्यू आय असं येईल. करेक्ट करेक्ट। थँक्यू. ठीक है, जस्ट बैक यहाँ पे डिफरेंस क्या है, यहाँ पे एक वेट मल्टीपल टाइम्स इंपैक्ट कर रहा है, इसलिए एक वेट के मल्टीपल डेरिवेटिव्स हो सकते हैं जो कि वहां पे नहीं थे, इतना ही डिफरेंस है। ठीक है, ऑल राइट, एनीथिंग एल्स, एनी अदर क्वेश्चंस? ओके, सो टुमारो हम क्या करेंगे, जो आपका RNN है उसका इम्प्लीमेंटेशन करके देखेंगे। एंड इस इम्प्लीमेंटेशन के लिए क्या होता है, थोड़ा सा आपको डेटा वगैरह डिफरेंट वे में हैंडल करना पड़ेगा, राइट। तो उसके लिए आपको कुछ न्यू थिंग्स पढ़नी पड़ सकती है। मे बी अगर आपने पैडिंग सुना है, टेक्स्ट डेटा को इनपुट देने से पहले पैडिंग वगैरह करनी होती है, तो वो पैडिंग अंडरस्टैंड करेंगे एग्जैक्टली क्या होती है, किस तरीके से होती है। देन जो भी आपका टेक्स्ट डेटा प्रोसेस किस तरीके से कर सकते हैं, इसका आपको टुमारो आइडिया आ जाएगा। देन जैसे ही वो एक मिनी प्रोजेक्ट होगा टुमारो का, उसके बाद LSTM स्टार्ट करेंगे, देन GRU स्टार्ट करेंगे, एंड देन हमारा फाइनल प्रोजेक्ट होगा। ठीक है, तो इस वीक में ये सारी चीजें होनी चाहिए। तो क्लियर है, किसी को कुछ डाउट? एंड मोस्ट प्रोबेबली टुनाइट और मे बी टुमारो मॉर्निंग तक जो आपके मॉक हुए थे उसका रिजल्ट मिल जाएगा। एंड मैंने आपको बताया यहाँ पे आपको कुछ इस तरीके से पॉइंट्स मिलेंगे, एंड टुमारो भी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि आपको उसे इंटरप्रेट कैसे करना है। नेवर कंपेयर योर मार्क्स विद अदर्स। ठीक है, हो सकता है कोई दूसरा पर्सन 3 महीने से पहले ही स्टडी कर रहा हो, राइट, उसको ऑलरेडी नॉलेज हो, तो कभी खुद के मार्क्स को दूसरों के साथ कंपेयर नहीं करना है। हर किसी की जर्नी अलग अलग होती है। हमारा मेन पर्पस क्या होना चाहिए, जो आपके मार्क्स फर्स्ट मॉक में है या फिर जो एरर्स आपने फर्स्ट मॉक में की है वो सेकंड मॉक में नहीं होनी चाहिए। आपको इतना ही ध्यान रखना है। ठीक है, बाकी कुछ भी हो एंड उसके अकॉर्डिंगली आप प्रिपेयर करेंगे। ठीक है, एंड जैसे मैंने कहा था आपके पास 1 मंथ है, 1 मंथ में जो भी आपको लगता है वो सारी चीजें रेडी रखिए। आफ्टर 1 मंथ यू कैन स्टार्ट अप्लाइंग फॉर अ जॉब। ओके, yes. So do we have mock interviews in next weekend or coming in weekends as well or alternate? No, not next weekend, next to next रहेगा अभी, अल्टरनेटिव वीकेंड पे होते हैं। हिडन लेयर में TANH क्योंकि जब वो रिसर्च कर रहे थे तो उनको लगा कि TANH बेटर वर्क कर रहा है, तो वहां पे TANH ही होता है, हम दूसरा नहीं देते। ठीक है, रिसर्च से उनको पता चला, ऐसे बोल सकते हैं। Which one? ये वाली कैसे बनी?
तो हमने क्या किया, यहाँ पे जो आपको मिल रहा था ना, हमने देखा आपका y सॉरी पहले j कैसे मिल रहा है आपको, मतलब लॉस जो y प्रिडिक्टेड होगा, दैट इज हियर। तो हमने देखा ये y आप कैसे ले रहे हैं, H3 से निकाल रहे हैं, तो H3 निकाला, तो H3 कैसे मिल रहा है आपको, WH2 WH एंड यहाँ पे WI X4, तो ये सारी वैल्यू लिखी हमने, राइट। देन H2 कैसे मिल रहा है, H1 WH WI X3, तो ये सारी वैल्यू लिखी। सेम वे में H1 कैसे मिल रहा है, उसमें WH H0 WI X1, यही सारी वैल्यू लिखी। तो जस्ट इम्पैक्ट कैसे होता जा रहा है उस तरीके से हमने लिखा है। W0 या इसे हमने WO का है, दैट इज क्या है, जब हम H3 लेंगे तो डायरेक्टली इसको आउटपुट नहीं निकालते, यहाँ पे एक वेट होता है, उस वेट से मल्टीप्लाई होके वो आउटपुट आएगा, इतना ही है, जस्ट उसको हमने ऐड किया। सर नोट्स में आप ये डायग्राम भी शेयर करोगे ना? यस यस, ठीक है, ऑल राइट, एनीथिंग एल्स? All right. Okay then, looking at chain complexity, नो ऐसा नहीं बोल सकते, क्योंकि डिपेंड ऑन कि आप कितनी लेयर्स यूज कर रहे हैं, ठीक है। अगर कहीं पे लेयर्स ज्यादा होगी ANN में, बट अगर हम ऐसे बोल सकते कि सेम न्यूरॉन एंड सेम नंबर ऑफ लेयर है, तो RNN में कॉम्प्लेक्सिटी ज्यादा होगी कंपेयर टू ANN, ठीक है। ऑल राइट, ओके देन, क्लियर है ना सब कुछ। वाई